एक 14 साल का बच्चा character.ai करके एक चैटबॉट है, उसके साथ दोस्ती उसने की। उसको कहा कि तुम सुसाइड कर लो, तुम मर जाओ। मान लीजिए अभी सेल्फ ड्रिवन कार्स एक्सीडेंट कर देती है, कहीं पे किसी गाड़ी को धक्का देती है, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है, तो कौन लायबल होगा? आप किसके ऊपर केस करेंगे? प्रधानमंत्री जी तो ऐसे हैं, इनको टेक्नोलॉजी की इतनी समझ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या कभी आपकी कोई बात हुई या उनकी क्या सोच है इस चीज को लेकर? मैं तो मतलब सीखूंगा उनसे। क्या वाकई नौकरियां जाने वाली? डेटा चोरी को लेकर अभी तक लॉज हम लोग नहीं बना पाए हैं, तो जब हम लोग उन लॉज पे आज तक काम कर रहे हैं तो एआई तो फ्यूचर की बात हो गई। ये जो फाउंडेशन मॉडल है जैसे डीपसीक, आज उसके आप उसमें मारिए इस अरुणाचल ए पार्ट ऑफ इंडिया, ये लिखेगा अरुणाचल हैज हिस्टोरिकली फॉर सेंचुरीज बीन पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ चाइना। तो सचिन भी हमारा है, अरुणाचल भी हमारा है। एक झूठ को बार बार बोलते जाओ और जोर से बोलते जाओ तो वो सच हो जाएगा, या फिर लोग बोलेंगे यार कुछ तो सच्चाई होगा उसमें। ये टिपिकल चाइनीज स्ट्रैटेजी है। आपकी किताब से जुड़े कुछ सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछे तो एआई आपसे पहली चीज यही पूछ रहा है कि आप अपनी किताब में मेरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं हर जगह। पहले बार ऐसा हुआ है कि मशीनें सोचने लगी है और अपना इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने लगी। अगला दलाई लामा कौन हो सकता है? आने वाले वक्त में हमको 2 दलाई लामा देखने को मिल सकते। तो एक एथिस्ट नेशन बोल रहा है कि मैं दूसरे के रिलीजियस प्रैक्टिसेस में मैं इंटरफेयर करूंगा। 2012 के आसपास शी जिनपिंग सत्ता में आए। 2014 में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों के रिश्ते इतने कड़वाहट भरे हो गए? प्रधानमंत्री जी ने तो पूरी कोशिश की, वो देश ही ऐसा है, वो एक मतलब एक तरह से एक रॉक नेशन है, मतलब यू कैन नेवर ट्रस्ट चाइना। डोकलाम हुआ है और आप ये देखिए कि उस वक्त वो शायद गुजरात में ही थे उस दौरान। बिना उनके नॉलेज या बिना उनके कंसेंट से कोई चीज़ नहीं हुआ होगा। राहुल गांधी जी की हम बात करें सर, उनका ये कहना है कि चाइना ने इंडिया की बहुत सारी भूमि पर अपना कब्जा कर लिया, 2000 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, इस चीज़ पे कितनी सच्चाई है? ये हमेशा पाकिस्तान और चाइना की भाषा कहते हैं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मतलब नो ट्रू इंडियन विल से सच ए थिंग, और नेहरू जी का स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में कि नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोस इन दैट बैरन लैंड। उसको लेकर हम करेंगे क्या? आज का हमारा जो इंटरव्यू है वो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट है वो राजनीति में जितना सक्रिय रहते हैं उतने ही सक्रिय वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी रहते हैं। सक्रिय कहें या सजग। उनकी एक किताब आई है एआई ऑन ट्रायल, और जिस गेस्ट की हम बात कर रहे हैं वो इसी किताब के ऑथर हैं। बीजेपी के उड़ीसा से राज्यसभा एमपी हैं, नाम है सुजीत कुमार। सुजीत कुमार जी राजनेता तो हैं ही, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं, उनकी एक प्रैक्टिस है, और उसके अलावा ऑथर भी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कहें एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पर लिखते रहते हैं। तो इस किताब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये किताब आई है ओक ब्रिज पब्लिकेशंस की ओर से, और इसके अगर प्राइस की बात करें तो 695 रुपये इसका प्राइस है, और फिलहाल ये किताब इंग्लिश में ही अवेलेबल है। आशा करते हैं हिंदी में भी आएगी हमारे पाठकों के लिए, ताकि वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही तरीके से समझ पाएं कि इसका जो भविष्य है वो भारत और दुनिया में क्या रहने वाला है। तो आज की चर्चा इसी पर रहेगी। इसके अलावा सुजीत कुमार जी का एक परिचय और है, वो परिचय ये है कि वो तिब्बत और चाइना के जुड़े मुद्दों पर भी अच्छे जानकार हैं, तो उनसे इन मुद्दों पर भी बात होगी। साथ ही बात करेंगे दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले किताब पे बात करते हैं। पहला सवाल तो वही होता है हर ऑथर के साथ कि ये किताब लिखने का आपको आइडिया कैसे आया? देखिए, आपने कहा मैं वकालत करता हूँ जी। मेरा एक और परिचय है, मैं आईटी इंडस्ट्री से आता हूँ। मेरा जो बीटेक, मेरा पहला डिग्री है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इन द 90s। उसके बाद मैं आईटी इंडस्ट्री इन्फोसिस में काम किया कई साल, फिर मैं राजनीति में और लीगल प्रैक्टिस में आ गया। तो एन इंजीनियर टर्न लॉयर। तो मेरा टेक्नोलॉजी में हमेशा रुचि रहा है, और बिकॉज अभी मैं लॉयर हूँ तो जाहिर है कि लीगल फील्ड में रुचि रहेगा ही रहेगा। तो मेरा हमेशा दिमाग में ये रहता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कोई भी नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ये इतने इवॉल्व हो रहे हैं, इतने फास्ट इवॉल्व हो रहे हैं। हमारा कानून जो है देश का, या दुनिया में कोई भी आप देश ले लीजिए, उन देशों का भी कानून टेक्नोलॉजी को कैचअप नहीं कर पा रहा है, और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं नहीं। मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। यूएसए में
पिछले साल अक्टूबर 2024 में एक 14 साल का बच्चा वो सुसाइड किया। चलो सुसाइड बहुत दुखद बात है, लेकिन सुसाइड तो बहुत बच्चे कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, यहाँ पे हमारे देश में भी कर रहे हैं, बाकी देशों में भी कर रहे हैं। खास जो मेरे किताब में भी मैंने जिक्र किया है, ऐसे कई सारे विषयों का जिक्र किया है। वो 14 साल का जो बच्चा एक AI चैटबॉट character.ai करके एक चैटबॉट है, उसके साथ दोस्ती उसने की और फिर वो वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहने लगा। ये भी एक चिंता का विषय है कि 2-3 महीना वो बच्चा एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहता था। उसको उसके पेरेंट्स या फिर कोई साथी या फिर टीचर्स कैसे उसको उससे निकाले नहीं, या फिर उनको वाई वेर दे नॉट कंसर्न, मतलब उसकी वही दुनिया बन गई और वो उसके साथ खेलता था, उसके साथ वो जो काम उसको चैटबॉट बोलता था वो करता था। और अल्टीमेटली द चैटबॉट उसको कहा कि तुम सुसाइड कर लो, तुम मर जाओ। एंड एग्जैक्ट वर्ड्स है इंग्लिश में कि यू ह्यूमन्स यू शुड नॉट लिव, डाई, कम होम टू मी, वापस मेरे पास आ जाओ। मतलब दिस वर द एग्जैक्ट वर्ड्स। तो अभी जो वो बच्चे के जो माता हैं वो उन्होंने शी हैज़ फाइल्ड ए लॉ सूट अगेंस्ट दिस चैटबॉट। देखिए यहाँ पे विषय क्या है, एबेटमेंट टू सुसाइड। दिस इज़ ए क्लियर केस ऑफ एबेटमेंट टू सुसाइड। एबेटमेंट टू सुसाइड एक जुर्म है, इट्स ए क्राइम इन ऑलमोस्ट ऑल द जुरिस्डिक्शंस। हमारे देश में भी IPC 306 था, अभी BNS बन गया। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 306 में एबेटमेंट टू सुसाइड के लिए पनिशमेंट है, आत्महत्या के लिए उकसाना। एग्जैक्टली। आपकी हिंदी मुझसे नहीं ठीक है सर, मैं इसलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई नहीं सर, आप बहुत बड़े लॉयर हैं, मेरा काम ये है कि व्यूअर के लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें। करेक्ट जी, आत्महत्या के लिए उकसाना। लेकिन जो मुजरिम है, एक्यूज्ड कहते हैं, दैट पर्सन हैज टू बी ह्यूमन बीइंग, तभी जाके ये केस बनता है। यहाँ पे कौन उस्काया आत्महत्या के लिए? किसने उस्काया? चैटबॉट ने उस्काया, AI चैटबॉट आदमी नहीं है, इट्स नॉट ए ह्यूमन बीइंग, इट्स ए मशीन विद लाइन्स ऑफ कोड, विद फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। तो यहाँ पे किसको आप एक्यूज्ड बनाएंगे? character.ai जो कंपनी उसको करेंगे, या फिर बैंगलोर में या फिर कहीं और बैठ के जो सॉफ्टवेयर लिखे हैं लाइन्स ऑफ कोड उनको करेंगे? तो ये ऐसे सवाल बहुत अभी आने लगे हैं। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए अभी सेल्फ ड्रिवन कार्स बहुत अभी प्रचलन में आने लगा है, इंडिया में खैर आया नहीं अभी तक। मैं बैठा भी हूँ सैन फ्रांसिस्को में, मैं बैठा हूँ, कोई ड्राइवर नहीं होता है। एक्चुअली इट्स वेरी सरियल, मतलब आपको लगेगा कि फर्स्ट 3-4 मिनट एडजस्ट होने में लगेगा कि कौन, मतलब आप थोड़ा नर्वस रहते हैं। तो मान लीजिए वो कार किसको धक्का दे देती है, तो एक्सीडेंट कर देती है, कहीं पे किसी गाड़ी को धक्का देती है, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है, तो कौन लायबल होगा? आप किसके ऊपर केस करेंगे? टेस्ला के ऊपर करेंगे, टेस्ला जो इज मैन्युफैक्चरर। या फिर मान लीजिए मैंने वो कार खरीदा है टेस्ला से, तो विल आई बी लायबल? या फिर अगेन सॉफ्टवेयर कोडर्स जो हैं उनको लायबल करेंगे, क्योंकि टेस्ला कहता है नहीं मेरा तो जो मैं क्यों लायबल रहूँगा? ठीक है, जो सॉफ्टवेयर मेरे को लिख के दिया था, मेरा कार उसमें है, रेगुलेटर उन्होंने अप्रूव किया, कार चल रही है रास्ते में, मैं खरीदा हूँ वो कार, मैं बोलूँगा यार मैं क्यों लायबल रहूँ? मेरे को मतलब बोला गया था कि दिस इज़ 100% सेफ, तभी मैंने खरीदा। तो ये अभी ऐसे सवाल बहुत आने लगे हैं। तो ये किताब जो है ये ऐसे ही जो सवाल हैं ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, अभी दुनिया भर में ये आंसर्स नहीं है किसी के पास भी, ना रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास है, ना सरकार के पास है, ना टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के पास है, ना जुडिशरी के पास है। तो ये आगे चल के बहुत ही एक कंसर्निंग सिचुएशन होने वाला है। तो मैं ये किताब के जरिए सरकार को, और यहाँ पे मैं अपनी देश की अपनी सरकार को आई एम ट्राइंग टू अर्ज दम। सर, आपने कहा कि मैं सरकार को इस बारे में बताता रहता हूँ, आप भी पार्ट हैं उसी सरकार का। बिल्कुल। तो सर, कैसी बातें हो रही हैं पॉलिसी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर? क्या सरकार पॉजिटिवली सोच रही है, या देयर आर मोर नेगेटिव चीज़ें हैं इस AI से जुड़ी हुई जिसकी और ज़्यादा ध्यान है सरकार का? नहीं, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी के दो पहलू रहते हैं, 2 साइड्स रहते हैं, उसके पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा। ऑब्वियसली अभी पॉजिटिव जैसे एक प्रोजेक्ट है AI फॉर सोशल गुड, तो हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं,
देखिए वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, 140 करोड़ की जनता है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हेल्थ की समस्या हैं, एजुकेशन को रिलेटेड हैं, लाइवलीहुड रिलेटेड हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है। कल ही देखिए आपका जो क्लाउड बर्स्ट हुआ उत्तराखंड में, तो ये समस्याएं जो हैं और जो स्केल पे हैं, इसको हल करने के लिए या कम करने के लिए एआई एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, बहुत ही अच्छा माध्यम। क्योंकि जो अरबों जो डेटा सेट्स हैं, ठीक है, डेटा सेट का हिंदी मुझे नहीं आता क्या कहते हैं, बट जो बिलियंस ऑफ डेटा सेट्स हैं, इसको वो स्टडी करके एनालाइज करके बहुत ही कम समय में एक आपको एक ये सॉल्यूशन आउटपुट देता है। ठीक है, अभी इसका बहुत ही इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। टेलीमेडिसिन, ठीक है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में साइक्लोन या फिर कोई अर्थक्वेक प्रेडिक्शन का जो सिस्टम है, उसका जो सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो गया बिकॉज ऑफ एआई। अभी कर्नाटका में जो एलिफेंट पोचिंग, जो हाथियों को मार देते थे, जो शिकारी लोग, इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका एआई को यूज़ करके कहाँ पे पिछले 50 साल का डेटा लेके हाथियों का मूवमेंट, जो पोचर्स हैं उनके मूवमेंट, ये सब को स्टडी करके अभी बहुत ही अच्छा एक वो लोग सॉल्यूशन इसका निकाले हैं और इससे काफ़ी कम हो गया है। तो तस्करी रुकी है? तस्करी रुकी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत कम हो गया है। तो ये उदाहरण है। आज देखिए बहुत सारे स्कूल्स हैं गाँव में जहाँ पे टीचर एब्सेंटिज्म से बिग प्रॉब्लम, नाम के लिए होते हैं टीचर्स लेकिन जाते नहीं हैं, या फिर पॉसिबल नहीं है कि हर हैमलेट में मान लें 30 फैमिलीज हैं उनके लिए एक स्कूल बनाया जाए, पॉसिबल नहीं है, होना चाहिए लेकिन पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ऐसे जगहों में एआई को यूज़ करके हम लोग उनके पास जो भाषा वो समझते हैं, जो डायलेक्ट, भाषा भी नहीं, जैसे उड़ीसा में हम लोग उड़िया बोलते हैं, लेकिन मैं जिस ज़िले से आता हूँ वहाँ पे हमारे एक अलग भाषा, एक डायलेक्ट है। ठीक है, और थोड़ा सा अंदर जाएंगे, मान लीजिए 30-40 किलोमीटर और थोड़ा सा इंटीरियर में जाएंगे तो उनका तो और भी ट्राइबल जो एक्सेंट वाला एक अलग अलग डायलेक्ट है। तो एआई को यूज़ करके हमारे पास डेटा भी जब हो जाएगा तो हमारे जो सॉल्यूशंस, जो चैलेंजेस हैं, जो हमारे समस्या हैं, उसका समाधान निकल सकता है। और सबसे बड़ी जो हमारे लिए जो मैं कहता हूँ स्ट्रेंथ है, हमारी जो शक्ति है, हमारे पास डेटा है। एआई का जो मूल है वो डेटा है। आप उसको जितना डेटा देंगे, ठीक है, और कंप्यूटिंग पावर अभी हमारे पास है सफिशेंट, इस पे ध्यान सरकार बहुत दे रही है। मेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। और देखिए प्रधानमंत्री जी तो ऐसे हैं, इनको टेक्नोलॉजी की इतनी समझ है, मतलब मैं तो कहूँगा कि मतलब शायद ही कोई ऐसा नेता होगा दुनिया भर में जिसको टेक्नोलॉजी की इतनी समझ है, और वो टेक्नोलॉजी को कैसे अपने देश की विकास के लिए और देश को विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ ले जाने में मदद मिलेगी, पूरी क्लैरिटी है उनको। मतलब हम लोग देखते हैं जबकि 3D होलोग्राम रैलीज शुरू की उन्होंने अपनी उसमें, और मतलब कितनी ऐसी कैंपेन में उन्होंने 2013-14 में ही वो चीज़ें शुरू कर दी जो मोस्टली पॉलिटिशियन सोच ही नहीं रहे थे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरीके से भी हो सकता है। ट्विटर को देखिए आप, किस तरीके से उसका यूज़ किया गया अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से हुआ। तो ये चीज़ें प्रधानमंत्री जी को लेकर है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या कभी आपकी कोई बात हुई, या उनकी क्या सोच है इस चीज़ को लेकर? नहीं, मेरी बात नहीं हुई है अभी तक। तो मैं अभी हाल ही में उनसे समय मांगूंगा जी मिलने के लिए जी। और मैं तो मतलब सीखूंगा उनसे, सच बताइए तो मैं सीखूंगा उनको। अभी जो पेरिस में हुआ था समिट, एआई समिट फरवरी में, आप उनका स्पीच सुनिए, और मैं 4-5 बार सुन चुका हूँ, हर बार मुझे नया कुछ सीखने को मिलता है, और ऐसा क्लैरिटी कोई वर्ल्ड लीडर में नहीं है। इसीलिए जब वो कहते हैं कि हमारा $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनेगा भारत अभी 2025 दिसंबर तक, तो ये बिल्कुल बनेगा। सर, ये तो हो गई सरकार के लेवल की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन एक नॉर्मल आदमी भी अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर डरा ही हुआ है। उसको रोज़ कोई ना कोई खबर सुनती है। अभी पीछे मैं खबर पढ़ रहा था कि 5 साल बाद 80% नौकरियाँ एआई खा जाएगा। तो क्या वाकई नौकरियाँ जाने वाली हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से? देखिए, नौकरियाँ कुछ जाएंगी, कुछ नया नौकरियाँ आएंगी, जनरेट भी होंगी, नया जनरेट होंगी। देखिए, जब कंप्यूटर देश में आया 1980 दशक में, 90 दशक में, मैं स्कूल में था, उस समय मुझे याद है बैंक स्ट्राइक, सारे जो बैंक एम्प्लॉयज़ थे वो स्ट्राइक में चले गए
कि अभी हमारी नौकरी चली जाएगी, अब तो कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर काम करेगा, तो बैंक में जो टेलर होते थे, जो क्लर्क्स होते थे, उनका कोई रोल नहीं रहा। हुआ नहीं ऐसा, ऐसे हुआ क्या? नहीं आया हुआ ना। तो ऐसे ही होता, जब इंटरनेट आएगा तो सब बोलते थे कि बहुत सारे जॉब्स चले जाएंगे, ऐसे नहीं हुआ। देखिए, जो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव करेगा, ठीक है। न्यू स्किल सेट्स विल बी नीडेड। अभी आप अगर आज आप ब्लड टेस्ट कीजिए, मान लीजिए, सारे पैरामीटर्स आप ले लीजिए, उसको आप चैट जीपीटी में डाल दीजिए, ठीक है। इसको एनालिसिस करके मुझे एक बताओ कि मैं स्वस्थ हूँ कि नहीं हूँ, कि क्या करना चाहिए। वो आपको 2 मिनट में बता देगा पूरा आपका, कि आपका जो हेल्थ पैरामीटर्स, मान लीजिए आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका एलएफटी, आपका सारे XYZ जो भी टेस्ट सब लेके। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ये है कि डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, कि हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग ये कर रहे हैं गलत। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं जो बता रहे हैं ये खाओ ये मत खाओ। क्या हो, मैंने कहा ना, जैसे हर टेक्नोलॉजी के 2 पहलू होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोस एंड कॉन्स हैं। इफ़ यू डोंट यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी प्रॉपरली तो वो आपके लिए हानिकारक ही है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से जान भी जा सकती है, लेकिन इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग ये सोच ही नहीं सकते कि आज के जीवन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो हमारा जीवन क्या होगा, सोचिए आप, ठीक है। वैसे ही बात है। एआई रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इससे दुनिया का बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, खासकर हमारे ऐसे देशों जहाँ पे इतनी आबादी है, जनसंख्या, जो हमारे समस्याएं बहुत हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, क्योंकि हमारे इतने सालों की गुलामी रही है, तो सारे हमारे रिसोर्सेज को लूट लिया गया। लेकिन इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। और डेटा है हमारे पास, आप इमेजिन कीजिए, डेटा इज गोल्ड माइन, इज न्यू ऑयल कहते हैं, डेटा इज द न्यू गोल्ड। तो ये सबसे अच्छा अभी जो पोजीशन है इंडिया का है। लेकिन अगर इसको आप ठीक से यूटिलाइज करें, अच्छा, वही टेक्नोलॉजी को क्रिमिनल एलिमेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, ड्रग सिंडिकेट भी उसको यूज़ कर रहे हैं, जो लोग क्रिप्टो क्राइम्स कर रहे हैं वो भी एआई को यूज़ कर रहे हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो लोग भी एआई को लेके यूज़ कर रहे हैं, एब्यूज़ कर रहे हैं। तो क्रिमिनल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका आप गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए कानून जरूरी है, और ये किताब में यही लिखा गया है कि कानून को, जो एआई रिलेटेड लॉ, एआई रिलेटेड रेगुलेशन को हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ताकि हम लोग जब एआई का इस्तेमाल करेंगे तो उसको अच्छा से कर सकते हैं, और जो इसको बुरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको उनके ऊपर सरकार की नज़र रहेगी और कार्रवाई हो सकती है। सही बात है आपकी सर। लेकिन अभी भी हम लोग, जब आप कह रहे हैं कि कानून की बात हो रही है एआई को लेकर, कंप्यूटर को आए ज़माना हो गया, ठीक है, और उसके बाद इंटरनेट आया, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि फ्रॉड्स भी होते चले गए, डेटा चोरी को लेकर अभी तक लॉज हम लोग नहीं बना पाए हैं। तो जब हम लोग उन लॉज पे आज तक काम कर रहे हैं, तो एआई तो फ्यूचर की बात हो गई। तो आपको नहीं लगता अभी बहुत ज़्यादा लेके और बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी इस? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको मतलब ये बता चाहता हूँ कि जैसे डेटा चोरी की आपने बात की, हमारे पास अभी कानून आ चुका है। डीपीडीपी एक्ट आया था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में संसद ने पारित किया। अब इससे क्या है, पहले हमारे पास डेटा ओनरशिप की कोई ये नहीं थी, तो जो हमारे डेटा विदेश में जो कंपनियां हैं, गूगल हो, मेटा हो, ठीक है, एप्पल हो, अमेजन हो, ये हमारी डेटा को लेके सर्वर्स भी वहीं पे थे, डेटा सर्वर्स, और उसके गलत इस्तेमाल करते थे, उसके मोनेटाइज करते थे, हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाता था। अब ये नहीं हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, मैं 100% नहीं हुआ है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनसे अभी भी मांगा जा रहा है डेटा, लेकिन अभी तक उन्होंने वो किया नहीं। लेकिन अभी कानून आ गया है, और ये कानून के तहत ये मैंडेटरी है उनके लिए कि हमारी देश की डेटा, हमारे देश के नागरिकों की डेटा यहीं पे रहेगी। और अगर वो डेटा को वो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कमर्शलाइज करते हैं, उसको मोनेटाइज करते हैं, तो विदाउट द परमिशन जिसकी डेटा है वो कर नहीं सकते। और वो डेटा ब्रीच होती है, मान लीजिए डेटा चोरी हो जाती है, कुछ होती है, तो उसके लिए कंपेंसेशन का प्रावधान है, ठीक है, उसमें बहुत पेनल क्लॉजेस हैं, ठीक है। तो ये अभी है हमारे पास, इसके लिए सख्त कानून बन चुके हैं। लेकिन इसका नेक्स्ट इम्प्लीकेशन अभी चल रही है, अभी एक ही साल हुआ है, तो उसके इसमें टाइम लगता है, समय लगता है, देखिए इवॉल्व लगता है। देखिए, हमारे पास आईटी एक्ट है जो 2000 में आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, 25 साल हो गए। अच्छा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में 25 दिन बहुत होते हैं, 25 साल तो छोड़ दीजिए,
ठीक है, 25 दिनों में मतलब चीज़ें बदल रही है। तो अभी बातें चल भी रही है कि एक नया कानून आएगा, डिजिटल इंडिया एक्ट, कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को जितना खबर है कि इस बारे में मेटी कुछ काम कर रही है और ये एक अम्ब्रेला एक्ट आएगा, अम्ब्रेला पीस ऑफ लेजिस्लेशन, जो बहुत सारी चीज़ों को, पहलुओं को, इसमें एआई भी रहेगी, उसको ये लेके सरकार आएगी और ये पारित होने के बाद ये सारे चीज़ें जो अभी जो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लॉ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये सब उसमें आ जाएंगे। सर, आप जब बात करते हैं अपनी किताब में, तो इस किताब का आपका दूसरा चैप्टर है क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। तो इसमें आप पॉसिबल वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, जैसे वायलेशन ऑफ राइट्स टू लाइफ, वायलेशन ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो क्या बताना चाह रहे हैं आप अपनी किताब में इस बारे में? तो क्या आपको नहीं लगता कि ये खतरा है कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? जी है। देखिए, एक तो मैंने आपको उदाहरण दिया जो सुसाइड का, यूएस में जो एक स्टार्टअप कंपनी थी एआई की, जो कैंडिडेट्स थे, ठीक है, उनकी प्रोफाइलिंग करती थी, उनसे बातचीत करती थी और फिर उसके बाद वो एक रैंकिंग करती थी कि इनको लेना चाहिए कि नहीं ये जॉब के लिए। वो तो मशीन है, उसमें जैसा डेटा फीड हुआ है वैसे हुआ है। तो उसमें जो डेटा फीड हुआ था दैट वाज बायस्ड, कि वाइट्स आर स्मार्टर, ब्लैक्स आर डम्प, रेसिज्म था उसमें। तो जब उसका जो आउटपुट और जो रिजल्ट उसने जो सिलेक्शन किया था, उसमें देयर वाज नॉट ए सिंगल ब्लैक कैंडिडेट सिलेक्टेड। तो देन दी सम ऑफ दी जो कैंडिडेट्स थे, दे सूड दिस कंपनी कि आप रेसिज्म को प्रमोट कर रहे हो, फैला कर रहे हो, ठीक है। तो इंडिया में भी ऐसे हो सकती है। देखिए, इंडिया में तो हमारे इतने कास्ट सिस्टम इतने प्रोविन हैं, तो अगर मान लीजिए ऐसी कुछ होता तो ये हमारी जो राइट टू इक्वालिटी है, फंडामेंटल राइट है, इसको वायलेट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके देखिए, इसके क्या इम्प्लीकेशंस आएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन डेटा। आप डेटा जैसे उसको देखो, मॉडल है वो, आप डेटा को फीड कर रहे हैं टू ट्रेन दी मॉडल। अब इसलिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जिक्र किया कि चाइना में मेरा रुचि है, वैसे एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपने कहा चाइना टूर, रुचि है मेरा। ठीक है। चाइना देखिए, अभी जो डीप सीक हम उस पर आते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट है, बिल्कुल। अब ये कितना खतरा है देखिए देश के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी हम लोग थोड़ा पीछे, चाइना से काफ़ी पीछे, थोड़ा नहीं काफ़ी पीछे हम लोग। एआई में चाइना काफ़ी आगे है हमसे। ये जो फाउंडेशनल मॉडल चैट जीपीटी हुआ, डीपसीक हुआ, अभी इंडिया में अभी तो मतलब लगेगा कई साल लगेगा अभी, ठीक है, नहीं भी हो, हम लोग का एप्लीकेशन में हम लोग का स्ट्रेंथ है, तो हम लोग एप्लीकेशन में भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन ये जो फाउंडेशन मॉडल है जैसे डीपसीक, आज उसके आप उसमें मारिए इस अरुणाचल ए पार्ट ऑफ इंडिया, आप मार के उसमें ये इनपुट दे के देखिए। अच्छा, और वो बताएगा कि नहीं वो बोला कि आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू आंसर दिस, ठीक है। मैं आपको आज बोल रहा हूँ, आप 6 महीने के बाद इसमें ये डीपसीक में आप यही सेम इनपुट दे के देखिए, ये लिखेगा अरुणाचल हैज हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ चाइना फॉर सेंचुरीज बीन पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ चाइना। तो ये है अभी बहुत बड़ा रिस्क देश के लिए, यानी कि नैरेटिव वॉर, जो नैरेटिव मिस इन्फॉर्मेशन, नैरेटिव वॉर। और इसमें देयर इज नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन टू चाइना। मतलब नैरेटिव वॉर में, मतलब कोविड चाइना से शुरू हुआ और वुहान से शुरू हुआ, और इसने पूरी दुनिया को ऐसे गोल गोल घुमाया कि नहीं हम तो कोऑपरेट कर रहे हैं कोविड इन्वेस्टिगेशन में, हम लोग तो पूरा ये हैं देश, मतलब दुनिया हमारी वजह से बची हुई है, और बाकी लोगों को, बाकी देशों को, बाकी साइंटिस्टों को इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। आज कोई बोलता भी नहीं है कि चाइना में कोविड शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डेंजर है, नैरेटिव को सेट करती है, क्योंकि आप जितना डेटा फीड करते जाएंगे, देखिए कल 5 साल के बाद कोई हमारा ही हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ेंगे, वो डीपसीक यूज़ करेंगे, उनको लगेगा यार ये तो अरुणाचल तो चाइना का, सदियों से चाइना का पार्ट रहा है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए तो इसको काउंटर कैसे करेंगे हम? देखिए, हम लोग को वी हैव टू बी अवेयर ऑफ इट, इसलिए हमारे पास डेटा है। तो इसलिए जो आपने एक और सवाल कहा है कि आम जनता को नहीं पता ना, डर है, तो लिटरेसी इज इम्पोर्टेंट, एआई लिटरेसी। और इसकी, और मैं सरकार को धन्यवाद भी दूंगा कि इस बारे में सरकार सोच रही है। आज स्कूल्स में एआई का मॉड्यूल अभी इंट्रोड्यूस होने वाला है,
होने वाला है, हर स्कूल में, हर क्लास के बच्चों को, ठीक है, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी। दूसरा है हमारा एक कॉमन सर्विस सेंटर है, बहुत सारे पंचायतों में, पूरे देश भर में फैला हुआ है। तो कॉमन सर्विस सेंटर में भी हम लोग का एक अभी सोच है कि जो कम से कम 10 लाख लोगों को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, बेसिक एआई, क्योंकि टू क्रिएट अ वर्कफोर्स, उनको समझ आएगी, एब्सोल्युटली उनको समझ तो आएगी एआई क्या है, डर तो नहीं रहेगी एआई की। एआई को इस्तेमाल करने में डरेंगे नहीं, एआई को यूज़ करेंगे, ताकि धीरे समझ आएगी तो फिर ऑब्वियसली हमारे जो एक जो इतनी बड़ी यूथ फोर्स है हमारी 140 करोड़ जनता में 25 साल से कम तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है। तो 70 करोड़ हमारी जो आबादी है वो 25 साल से कम है, और ये दे आर वेरी टेक savvy, यंग पीपल, यूथ आर वेरी टेक savvy। तो इसीलिए जो वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आगे चल के हम लोग वी विल नॉट बी लैगिंग बिहाइंड इन एआई। सर, आपने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन में एक सवाल ये भी बनता है कि जो बच्चे हैं, आपने जैसे बताया कि टेक सेवी ज़्यादा है, मतलब अगर हम लोग अपना वक्त सोचें तो हमारे वक्तों में शायद मोबाइल नहीं थे, धीरे धीरे हम लोगों ने मोबाइल देखने शुरू किए, बटन वाले, फिर धीरे से हमको 2G मिला, फिर 3G 4G 5G पे पहुँचे हैं। अभी भी इंटरनेट खैर उस स्पीड से नहीं चल पा रहा जिस स्पीड से होना चाहिए, जो नेशंस हमारी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं, पैदा होने से ही मोबाइल इनके हाथ में है, इनको टेक्नोलॉजी की समझ है, और ये लोग ये भी जानते हैं कि चैट जीपीटी या ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है, जो एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना। जब ऐसा बच्चा स्कूल में जा रहा है तो टीचर्स के लिए तो हालत ख़राब है। टीचर जो अपना ज्ञान लेकर बैठा हुआ है, जिसने 20 साल 30 साल पढ़ाया है, वो उस सेट ढर्रे में है टीचर कि मेरे को बच्चा आया है 6th का ये सिलेबस है, ये पढ़ाना है, 7th का ये पढ़ाना है। अब बच्चा पढ़ रहा है कुछ और ही, क्योंकि उसके पास नॉलेज की जो मतलब एक तरह से आमद है वो बहुत फास्ट है और एडवांस है। तो उसको ये भी समझ आ रहा है कि 10वीं में क्या चल रहा है, और शायद वो भी पढ़ रहा है जो उसकी पढ़ाई का है भी नहीं। तो टीचर्स कैसे कोप अप करेंगे, और सरकार क्या सोचती है इन चीज़ों को? नहीं, देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं इसका उत्तर रखूँगा। इन्फॉर्मेशन एक चीज़ है, नॉलेज एक अलग चीज़ है, विजडम एक अलग चीज़ है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कंफ्यूज करते हैं कि ये नॉलेज है या विजडम है। तो जो आप गूगल में आजकल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, नॉलेज उससे कम है और विजडम बहुत ही कम है। तो जो हमारे टीचर्स हैं, हमारी जो परंपरा रही है, गुरु शिष्य परंपरा, ये रहेगी। क्योंकि देखिए, आपको आप गूगल मैं मान लीजिए आपको दुनिया का हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, in advanced form ChatGPT will give you that, or any AI application will give you that in a better form, advanced form, predictive भी दे देगा। लेकिन जो फाउंडेशन है वो टीचर्स और पेरेंट्स से ही आएगी, ठीक है, एक तो वो बात है। दूसरी बात, मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो इरिप्लेसेबल हैं, जैसे मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया, ठीक है, कभी भी नहीं रहेंगे, डॉक्टर्स विल नेवर गो ऑब्सोलीट। सर, आज के टाइम में तो एआई से ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो ये गलत माइंड सर्जरी गलत हो रहा है ना, एआई के जरिए उनके पेट के ऑपरेशंस हो रहे हैं, मतलब वाइटल ऑर्गन्स के ऑपरेशंस में भी एआई आ चुका है। रोबोटिक आर्म्स हो गई, वो पहले से काम कर रही थी। अभी तो कितनी खबरें आई हैं कि एआई ने खुद ऑपरेशन कर दिया। नहीं, वो अलग है, देखिए, तो वो अलग है, रोबोटिक जो सर्जरी हो रही है वो अलग है। जो रोबोटिक सर्जरी हो रही है दैट इज अंडर कंट्रोल कंडीशंस, उसमें नहीं, मैं रोबोटिक अलग हो गई, लेकिन अभी तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगी वो डॉक्टर को बोलेंगे आप बाहर बैठिए, वो गलत है, हमने फीड कर दिया है, ये चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, ये कुपरिणाम है, ये एआई का कुपरिणाम, और जो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो फिर देखिए, अल्टीमेटली एवरीथिंग गोज बैक टू नॉर्मलसी, ठीक है। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ होगा, उस समय भी यही बहस हुई होगी। जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ होगा, सेम यही बहस होगी। इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन ले लीजिए, एरोप्लेन, ठीक है, वही बहस हुई होगी। हमेशा जब नया टेक्नोलॉजी आता है तो ऐसे बहसें होती है। लेकिन थोड़ा सा अभी एआई थोड़ा अलग क्यों है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री में जो मशीनें हैं इनको सोचने की शक्ति मिल रही है।
मशीन्स हैव स्टार्टेड डेवलपिंग कॉग्निटिव पावर, सेल्फ लर्निंग आ गई है, प्रेडिक्टिव एबिलिटी आ गई है। ये खतरा है, इसका मिसयूटिलाइज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, मोबाइल आया तो उसको मेन स्ट्रीम में आने में, चीज़ें बनने में 10-15 साल लगे, है ना। इसी तरीके से हम लोग बाकी अगर देखें, अगर अखबार आया था तो वो 100 साल चला, तो धीरे धीरे रेवोल्यूशन होती रही है ना, अभी भी चल रहा है। लेकिन जब हम इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो 2018 में हम सिर्फ सुन रहे थे, 2022 आते आते चीज़ें बदल गई, 2025 में अब ऐसे लग रहा है कि यार फ्यूचर तो बिल्कुल आके खड़ा है हमारे सामने, और 5 साल में भी डोंट नो कि ये कहाँ जाने वाला है। और हमें कहीं ना कहीं वो डर है अभी भी कि यार या तो ये नौकरियां भी खाएगा, और क्या वो होगा जो ब्लैक मिरर जैसी सीरीज़ दिखाने लग गई हैं हमको, है ना, कि अगर बात करें हम लोग कोई टेक्नोलॉजी की तो रोबोटिक चीज़ें हमारे इर्द गिर्द घरों में घूमने लग जाएंगी, या हम बात करें कि कोई हमसे एक पेपर पे साइन करवा लेगा, हमें पता भी नहीं उसका मतलब क्या है, और हम उस चीज़ के लिए लायबल हो जाएंगे जो चीज़ हमने ना बनाई है, ना हमें पता है वो यूज़ कैसे होगी। तो ऐसी कितनी चीज़ों के लिए हम लोगों को पहले से प्रिपेयर रहने की जरूरत है, और कानून जरूरी है। कानून सिर्फ प्रिपेयर नहीं, हमको उस हिसाब से अपने देश के जो कानून है, देश का जो कानून है उसको भी इतना ही सशक्त बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हम लोगों ने, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो रही थी, तो हम लोगों ने आपकी किताब से जुड़े कुछ सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछे हैं, ठीक है, कि एआई ऑन ट्रायल आपकी ये किताब है, उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप उससे जुड़े हुए कोई 4-5 सवाल हमको बताइए। तो कुछ सवाल मैं एआई ही आपसे पूछ रहा है, अच्छा, तो मैं बस वो रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है सर। तो थोड़ा सा मतलब अलग सा ये सेक्शन है, क्योंकि ये किताब वैसी है। तो एआई आपसे पहली चीज यही पूछ रहा है कि आप अपनी किताब में मेरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं हर जगह, ठीक है ना। तो वो ये पूछ रहा है कि एल्गोरिदम का निर्णय मेरा नहीं है, ठीक है ना, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डेवलपर होगा, एल्गोरिदम क्रिएट करने वाला, यूज करने वाला होगा, या खुद मैं होंगी एआई? देखिए, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, और ये मैं बता भी चुका हूँ। हाँ। कोई भी जिम्मेदार नहीं है इसमें इंडिपेंडेंटली। एक तो जो एल्गोरिदम लिखे हैं वो कभी ये सोच के नहीं लिखे हैं कि इसका मिसयूटिलाइज होगा, ठीक है, अनलेस मैलाफाइड इंटेंशन रहा। जो टेस्ला के लिए लिखे होंगे सॉफ्टवेयर, वो ये सोच के थोड़ी लिखे होंगे कि कल वो किसी के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एआई को भी आप रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। लेकिन क्या हो रहा है कि जो मॉडल अपने आप को ट्रेन करता है इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। वहीं पे जैसे वो जो 14 साल का बच्चा ने जो सुसाइड किया, तो वो मॉडल उसका आंसर देख के उसको 2 साल 2 महीने 3 महीने उसके साथ इंटरेक्ट करके उसने वो उसको कन्विंस किया कि ये करना चाहिए तेरे को। और क्योंकि वो मतलब इम्प्रेशनेबल माइंड है, 14 साल का है, तो उसने वो किया। तो जो मॉडल, ठीक है, इनको अभी जो सोचने की थोड़ी सी अभी ये आ गई है। ये मैंने कहा ना कि ये व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एआई एंड ऑल दी प्रीवियस टेक्नोलॉजीज इज अभी मशीनों को सोचने की क्षमता आ गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन, ये इतिहास में पहले बार ऐसा हुआ है कि मशीनें सोचने लगी हैं और अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगी है। तो इसलिए एआई को ही यहाँ पे जिम्मेदार ठहरा जाएंगे। चलिए बढ़िया सर, एक सवाल और है इनका, यानी कि एआई का, कि आप मशीन क्रिएटेड इंटेलेक्चुअल एसेट एक्ट की वकालत करते हैं, क्या हम इंसानों की जगह अब मशीनों को भी सृजनकर्ता मानना शुरू कर दें? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, नहीं तो कौन है उसका ओनर, कौन है? जैसे मैं आज एक किताब लिखता हूँ, ठीक है, या कल आप एक पोएम लिखते हैं, तो आप उसका कॉपीराइट ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे अभी इसको बोलते हैं चैट जीपीटी को एक ये डिस्क्राइब करो, वो डिस्क्राइब करो, एक क्रिएट ए ब्यूटीफुल पोएम, ठीक है, वो बना दिया पोएम। उसका ओनर कौन है? आप बताइए मुझे। आप हैं, मान लीजिए आपने प्रॉम्प्ट दिया, बिल्कुल नहीं हूं। आपने प्रॉम्प्ट दिया, मान लीजिए मैं तो मांग रहा हूं आपने, चलिए मांगने के लिए तो फिर आपको कुछ प्रॉम्प्ट आपको देना हुआ होगा, तो आप दिए होंगे। मान लीजिए आपने प्रॉम्प्ट दिया, उसको फिर उसने कुछ लिखा, फिर उसको ये इसको ऐसे लिखो, उसको थोड़ा सा और शॉर्टन करो, उसको थोड़ा सा और पोएटिक बनाओ। आपने मान लीजिए उसके साथ आधा घंटा टू एंड फ्रो करके उसको प्रॉम्प्ट कमांड्स दिए, उसके बाद उसने वो लिखा पोएम। उसका ओनर कौन है? हु इज़ द ओनर ऑफ दैट कॉपीराइट? मान लीजिए वो एक कॉपीराइट है, पीस ऑफ कॉपीराइट है, तो उसका ओनर कौन है? सर, जहाँ से उसने इन्फॉर्मेशन उठाई होगी। कहाँ से उठाई है?
पूरे इंटरनेट में कहीं से भी हो सकती है। Correct. एट द एंड एआई कैन बी द ओनर ऑफ दैट। एग्जैक्टली उसने कहाँ से उठाई ना आपको पता, बिल्कुल ठीक है, ना जो पाठक हैं उनको पता। वो तो अरबों ऐसे डेटा को उसको लेके उसका जो थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ है कि ऐसे प्रॉम्प्ट आएगा तो ये होना चाहिए, ऐसे प्रॉम्प्ट आएगा तो ये होना चाहिए। तो ना वो कहाँ से लिया ये किसको पता, ना आप क्लेम कर सकते कि ये मेरा आउटपुट है, क्योंकि आपका आउटपुट तो है नहीं, आपने तो बस कमांड दिया कुछ, वो पोएम तो आपका नहीं है। तो कौन है उसका ओनरशिप आप बताइए। इसलिए जो मशीन जनरेटेड इंटेलेक्चुअल एसेट है, एक्ट है, ये देखिए ये बहुत बड़ा एक फील्ड है। तो मैं इसको थोड़ा सा ये बोला, थोड़ा आसानी से समझा हाँ, बस दीजिए आसानी इसमें क्या होने वाला है। आसानी से ये मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि ये जैसे हम लोग इंसानों को देते हैं कॉपीराइट, इंसानों को देते हैं ट्रेडमार्क। मैं आज एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, उसको ट्रेडमार्क मैंने लिया, ठीक है, तो मेरे को ट्रेडमार्क मिल गया, मैं उसका ओनर हूँ। मैंने एक किताब लिखी, इसका कॉपीराइट मेरे पास और तौसीफ जी के पास है, ठीक है। वैसे ये इसका कवर डिजाइन ये एआई जनरेटेड है और इसके हमने डिस्क्लेमर भी दिया है। अच्छा, हाँ, ये दिस कवर डिजाइन एआई जनरेटेड और यहाँ पे लिखा भी है, देखिए। अच्छा, आपने अंदर डिस्क्लेमर दिया है इसका? बिल्कुल डिस्क्लेमर दिया है। क्या बात है। तो यानी कि आपने एआई के जरिए ही कवर डिजाइन भी करवा लिया। तो ये पहली नौकरी है जो डिजाइनर की गई है इस किताब में। तो जो कह रहे हैं कि नौकरियां जाएंगी भाई, वो सच है। तो ठीक बात है सर। तो इसलिए जो मेरा सोच है, और ये बहुत अभी इवॉल्व हो रहा है, ये मतलब कि ऐसे एक मशीन जनरेटेड, ठीक है, तो लोगों को पता चलेगा कि ये जो आउटपुट है, दिस हैज बीन जनरेटेड बाय ए मशीन, नॉट बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इट कैन बी ए क्रिएटर, इट कैन बी क्रिएटर, ठीक है। सर एक सवाल और है, वो है एल्गोरिदम बायस को लेकर। अगर हम बात करें कि एआई की, ये एआई का ही सवाल है कि एआई की जितनी भी अगर हम लोग देखें मशीन लर्निंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब फॉरेन के देशों में बनते हैं। ज़्यादातर यूएस में हो गया, चाइना में हो गया, ऐसी जगहों पे इनका डेवलपर्स इनको डेवलप कर रहे हैं, डेटा फीड किया जा रहा है, क्योंकि कंपनियां ChatGPT हमारी नहीं है। तो ऐसे ही और भी हैं, गूगल LM है। तो अगर हम बात करें तो उनको हमारी जो देश है उसके मुताबिक ना तो उनको ये पता है कौन दलित है, कौन स्वर्ण है, जाति का क्या भेद होता है, भाषा, जेंडर, ऐसी चीज़ों को लेकर एआई इंडिया में मौन है, ठीक है ना। तो क्या वो एल्गोरिदम बायस की कैटेगरी में नहीं आता? नहीं, यही देखिए, मैंने आपको ये इसका उदाहरण दिया जो ब्लैक एंड वाइट का, रेशियल प्रोफाइलिंग। बिल्कुल, ये जो बायस की वजह से हुआ, क्योंकि देखिए वो मशीन को फीड किया गया है। ऐसे बहुत उसने जो रिपोर्ट्स या फिर न्यूज़ आर्टिकल्स या फिर जो ओपिनियंस को लेके मशीन ने ये तय किया कि जो वाइट्स हैं ये स्मार्ट हैं, जो ब्लैक्स हैं ये डम है। तो वो डेटा फीड किया गया। लेकिन मेरा वही सवाल है कि डेटा फीड करने वालों को पता ही नहीं कि भारत में जाति का मतलब क्या है, नहीं, इसलिए दलित क्या होते हैं। इसीलिए मैंने जब कहा कि डीप सीक का मैंने जो उदाहरण दिया, ये एग्जाम्पल वही है बायस, क्योंकि वो उसका ओनर कौन है, चाइना है, CCP है। तो ये उसको बायस के लिए ही उसको एक हथियार की तरह ही उसको यूज़ करेगा आगे चल के। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमको देश में ही हमारे जो फाउंडेशनल मॉडल्स अभी तैयार किया जाए, ठीक है, जो ChatGPT जैसा मान लीजिए, या ग्रॉक जैसा, या डीपसीक जैसा। और जो डेटा सेट्स हैं, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा सेट जो कहते हैं, जो मतलब जितना अच्छा डेटा देंगे उतना अच्छा आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिनारियोस हैं जहाँ पे हमारे जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, जो हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट है, हमारे हिंदुस्तान का जो सोशो इकोनॉमिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, वो समझ नहीं पाते हैं यहाँ के बाकी बाहर के जो LLMs हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर। एक मैं छोटा उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे अभी हमारे 22 हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जी, ठीक है। अभी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, पहले ये था कि आप हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में अगर आप बोलना चाहेंगे तो आपको 24 घंटा पहले बताना होता था सेक्रेटरीट को। क्यों बताना होता था? ट्रांसलेटर चाहिए, ट्रांसक्राइबर चाहिए। तो हिंदी अंग्रेजी के तो रहते थे रेडीली, बाकी मान लीजिए मैं उड़िया में बोलना चाहता हूँ, कोई संथाली में बोलना चाहता है, तो उसके लिए उनको सेक्रेटरी को अरेंज करना होता है। तो पार्लियामेंट ने एक प्रोजेक्ट किया जिसमें मैं भी था वो कमेटी में, कि हम लोग AI को यूज़ करके रियल टाइम ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्राइब करेंगे। तो कोई भी मेंबर पार्लियामेंट कोई भी भारतीय भाषा में, जो 22 हमारे भाषा हैं,
उसमें बोल सकता है विदाउट गिविंग एडवांस नोटिस, और वो रियल टाइम ट्रांसलेट होएगा। ठीक है, अभी हम लोग 11 लैंग्वेज पे सक्सेसफुल हो गए। अभी लोकसभा और राज्यसभा में 11 जो हमारी भाषाएं हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत है वो भाषा के लिए। अब जैसे आपके लीजिए नेपाली, सांथाली की ऐसे कुछ भाषाएं हैं, जहाँ बोडो, तो जिसके लिए डेटा कम है, तो ये समय के चलते इवॉल्व हो जाएगा और इसमें भी फिर बोलना लगेगा। यानी कि वो जो कान पे लगाते हैं सब लोग जब कोई और भाषा में अपनी बात कर रहा होता है, तो वो सब आप लोग ट्रांसलेट करके उसको सुन रहे होते हैं। बिल्कुल 11 भाषाओं में हो सकता है, और वो भी लाइव रियल टाइम। बिल्कुल रियल टाइम। एक्यूरेसी अभी 100% आया नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं आया? कम से कम समझने लायक तो हुई। तो ये जो आपने कहा ना, जो बायस, तो उसके भी बायस है ना। जैसे मैं अभी एक डोमेन का बायस होता है, लीगल। अभी मैं कोर्ट में एक वर्ड यूज़ करता हूँ, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे यूज़ करता हूँ पार्लियामेंट में, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। ठीक बात है कि नहीं? तो वो धीरे धीरे इवॉल्व होगा। तो वो जब जो डेटा फीड होती जाएगी और वो मॉडल और ज़्यादा उसका ट्रेनिंग स्ट्रांग होते जाएगा, तो वो धीरे धीरे वो जान जाएगा कि अगर ये सब या ये सेंटेंस का इस्तेमाल हो रहा है तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है। क्योंकि नेताओं के कुछ अपने बोलने का सलीका होता है, तरीका होता है, वकीलों का, जजों का कुछ अलग होता है, डॉक्टरों का कुछ अलग होता है, तो वो वही कॉन्टेक्स्ट में ये फीड होता है। ठीक है, अभी बार मतलब से अब कोर्ट में जाएंगे, बार बोलने से सबको जानते हैं कि ये लॉयर्स को बार बोलते हैं। अब मैं कहीं और बोलूँगा बार, तो लोग कुछ और भी उसको ले सकते हैं। वैसे सर एक चीज़ बातों में, अब आपने बात की है सदन की, तो हम वहीं से बात करना चाह रहे थे कि आप तो यंग हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एमपीज़ हैं जिनकी एज 70+ भी होगी, कोई 80+ भी होंगे, तो उनके लिए टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप करना कितना मुश्किल हो रहा होगा इस टाइम? क्या बातें होती हैं? कभी आपस में बात होती होगी इन चीज़ों को? नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो क्या रहता है? बिल्कुल होती है। देखिए, अब मेरा बेटा 18 साल का है। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी को जैसे यूज़ करता है, मैं नहीं कर पाता हूँ। वो मेरे से बहुत आगे एआई के बारे में। तो वही बात है। तो जो अभी 70s में हैं या फिर थोड़ा सीनियर हैं, तो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है ही। मतलब जैसे पेपर वर्क हट गया, अब स्क्रीन्स आ गई, तो स्क्रीन चलाना थोड़ा टफ हो अभी ऐसे भी सांसद हैं जिनको कंप्यूटर भी यूज़ करना नहीं आता है, जिनको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना नहीं आता है, तो वो उनके साथ उनके एसोसिएट्स हैं, सहयोगी हैं, उनको मदद करते हैं। तो कुछ तो देखिए अपना इंटरेस्ट भी होता है। अब बहुत सारे हैं सीनियर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वी हैव ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज़ क्लोज टू 80। इतने टेक सावी हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे कौन से ऐसे 2-3 अगर आप बताना चाहें एमपीज़ होंगे पार्लियामेंट में जो बहुत ज़्यादा टेक सेवी हैं? नहीं, देखिए नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन तो अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात है कि टेक सेवी। देखिए अभी सीनियर में जैसे डॉक्टर थरूर इज़ वेरी टेक सेवी। ओके। जगदम्बिका पाल हैं, वो मैं उनके साथ मैं विदेश भी गया था, तो मैं आई वाज मतलब प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। आई थिंक ही इन हिज मिड 70s और अर्ली 70s, व्हाटएवर 73-74 के आसपास के हैं। तो हैं ऐसे, देखिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर है। ठीक मैं, और ऐसे बहुत सारे यंग एमपीज़ भी हैं, बहुत हैं यंग एमपीज़ जो भी यूज़ नहीं करते टेक्नोलॉजी को, अभी भी पेपर के थ्रू से ही करते हैं। देखिए अभी बदलना नहीं चाहते। एक अभी बहुत अच्छा हो गया कि संसद में हम लोग को जो पहले इतने हर दिन इतने आते थे पेपर्स, ठीक है, कितना वेस्ट होता है। अब सोचिए एक सांसद के पास 800 सांसद है देश में। ठीक है, मुश्किल से हम लोग उसका 10% पढ़ पाते थे, वो भी कुछ एमपी सांसद ही करते होंगे। तो अभी सब डिजिटल फॉर्म में आ रहा है। तो कुछ सांसद हैं यंग एमपीज़ बोलते हैं कि नहीं हमको पेपर में ही चाहिए, वो ऑप्शनल है। तो ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर है। सर 2 सवाल बस एआई के रह गए हैं आपसे, काफ़ी आतुर हो रही है एआई पूछने को। तो इनका ये कहना है कि एक तो क्योंकि आप वकील हैं तो खुद भी, तो आपसे एक सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में कोर्ट में एआई वकील, एआई जजेस देखने को मिलेंगे? अगर इसी तरीके से चलता रहा, आप इस चीज़ को किस तरह से परस्यू करते हैं कि अगर ऐसा होगा जुडिशरी में, और क्या जो लॉ है वो तार्किक ही रहना चाहिए या नैतिक होना चाहिए? देखिए पहला सवाल, नहीं, एआई जजेस, एआई लॉयर्स नहीं होंगे, क्योंकि लॉ इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, कि आपने इज़ नॉट मैथ्स कि आपने डाल दिया और आपको सवाल मिल जाएगा।
क्योंकि बहुत फैक्टर्स होते हैं, इसलिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है जो कहते हैं, इमोशंस होते हैं, मेंस क्या था, उसका मेंटल स्टेट क्या था जब किसने मान लीजिए कोई क्राइम किया हो, उसका मेंटल स्टेट क्या था, ठीक है, उसका एंटीसीडेंट्स क्या हैं, एंटीसीडेंट्स तो खैर चलिए आपका इसमें AI में आप जान सकते हैं, लेकिन उसका मेंटल स्टेट क्या था, उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस क्या हैं, ठीक है, वाज इट एट द हीट ऑफ द मोमेंट, मान लीजिए किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, एक होता है एट द हीट ऑफ द मोमेंट, ठीक है, एक होता है विथ कैलकुलेटेड, विद इंटेंशन, कोल्ड कैलकुलेटेड ब्लड जो मर्डर कहते हैं, सोच क्या है कि मारूंगा, उसके ऊपर तैयारी की पूरी, सारे प्रिकॉशंस लिए मारे। और एक मान लीजिए बहस हम लोग का होगा, मेरा इंटेंशन था ही नहीं, मैं आपको एक धक्का दे दिया, चलिए आपकी जांच लीजिए, तो ये सब चीज़ AI नहीं कर सकता, सो इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट, सो AI कैन नेवर रिप्लेस लॉयर्स एंड जजेस। दूसरी बात रहा अभी AI का इस्तेमाल तो हो ही रहा है अभी, जैसे हम लोग कर ही रहे हैं AI का इस्तेमाल इन हमारे जो क्लाइंट्स को। देखिए पहले क्या था, मेरे पिताजी वकील हैं, वो अच्छे वकील थे और उनका एक बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी है हमारे टाउन में, तो पूरा मान के चलिए ये दीवार 3 दीवार ऐसे पूरे किताबों से भरे हुए हैं। अभी आप किसी भी जो वकील के पास चलिएगा ऐसे नहीं मिलेगा किसी का, क्योंकि आपके पास सारा डेटाबेस है, आप सर्च कर सकते हो। कल आपको डेटाबेस भी नहीं चाहिए, आप ChatGPT में डाल दो, वो अपने आप प्रेसिडेंस दे देगा, आपका बेस्ट प्रेसिडेंस क्या था, जुडिशियल प्रेसिडेंस 10 प्रेसिडेंस ला के दे देगा, उसका आर्ग्यूमेंट का क्या प्रभाव रहेगा वो भी बता देगा आपको। तो लॉयर्स कर भी रहे होंगे ये? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए अभी जो क्लाइंट्स हैं, जो एटलीस्ट बड़े क्लाइंट्स हैं, वो ये डिमांड करें कि आपने कितना AI यूज़ किया, इसका डिस्क्लेमर दीजिए, ठीक है। कोर्ट्स हैव स्टार्टेड आस्किंग, अभी कोर्ट्स वकीलों को ये पूछते हैं कि आपने जो ब्रीफ सबमिट किया है, ये जो रीट पिटीशन फाइल किया है, इसको आपने ड्राफ्ट किया या AI से ड्राफ्ट करवाया। तो ये चीज़ें मतलब जजेस अब समझने लग गए हैं इन चीज़ों को भी कि ये लॉयर आया है, अगर ये इससे ज़्यादा बात कर रहा है तो इसमें AI का हाथ हो सकता है। नहीं, क्योंकि देखिए AI हेलुसिनेशंस होते ही हैं ना, हेलुसिनेशंस होते ही हैं। जो अभी बेंगलोर में एक ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल का एक जजमेंट आया कुछ महीने पहले, तो उन्होंने 3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और एक मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट को उसमें उन्होंने रेफरेंस के तौर पे साइट किया अपने जुडिशल प्रोनाउंसमेंट में। मज़े की बात है कि वो तीनों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं ही नहीं, वो पार्टीज नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट साइट हुआ था वो भी पार्टी नहीं है कि वो जजमेंट भी नहीं है। तो उसने क्या किया, बेंच ने, उसने दोनों पार्टीज़ का जो रिटर्न सबमिशन था उसको डाल दिया ChatGPT में, बोला कि मेरे को विद अप्रोप्रिएट जुडिशल रेफरेंसेस एक जजमेंट बना के दे दो। उन्होंने उसको ओपन कोर्ट में रीड आउट कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू ऑन दिस। अब सुप्रीम कोर्ट वाज एक्चुअली राइटली सो, राइट, आपकी जुडिशरी के ऊपर भरोसा कैसे रहेगी। तो क्या बातें चल रही हैं सर सुप्रीम कोर्ट में AI को लेकर? नहीं, ये अभी देखिए अभी प्रिलिमिनरी है, सब कोई, एवरीवन इज लाइक, आपस में बातें होती है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए, इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन आप उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट कर सकते हैं, उसको आप एक उसे मदद ले सकते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर का एग्जांपल हुआ, आप ठीक है, आपका सारे पैरामीटर्स आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट में आ गया, आप गूगल ChatGPT में डाल के आप समझ लो कि क्या है मेरा, अगर ट्राइग्लिसराइड अगर मान लो 400 है तो उस क्या है, लेकिन उसके लिए क्या मेडिसिन खाऊंगा अगर आप ChatGPT से लोगे तो, बिकॉज ChatGPT डजंट नो व्हाट माई मेडिकल हिस्ट्री इज, व्हाट माई बैकग्राउंड इज, ठीक है, मेरे जीन्स क्या हैं, मेरे DNA क्या है, मेरे बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मेरा स्ट्रेस कितना है, वो नहीं पता उसको, तो वो तो वही जैसे ब्लैक एंड वाइट आंसर ही देगा। तो ये सब चीज़ के लिए अभी कन्वर्सेशन बहुत हो रहा है, लेकिन इसलिए यू नो वी आर इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। वी आर इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, सही कहा सर आपने, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी सब लोग सीख ही रहे हैं और ये बिल्कुल नया एक पेंडोरा बॉक्स है जो ओपन हो रहा है लोगों के सामने, जिसका भी पता नहीं। सर AI की वजह से बातें, जैसे पहले भी मैंने आपसे पूछा, ये AI का ही सवाल है आखिरी, इसके बाद हम बंद कर देंगे। AI का ये मानना है कि मतलब हम लोग जब बात कर रहे थे इस चीज़ को लेकर कि नौकरियां जाएंगी आने वाले टाइम में, और बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो फायरिंग ऑलरेडी कर रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि यार जहाँ पे एक मशीन से काम हो सकता है वहाँ मेरे को 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एक नुकसान सरकार को भी है। वो नुकसान कहाँ है? अगर 10 लोगों की नौकरी जाएगी तो उनकी इनकम ख़त्म हो गई, इनकम ख़त्म हो गई तो उन पे
जो टैक्स उनकी इनकम से जनरेट हो रहा था वो अब सरकार को नहीं मिलेगा। तो ये एक अलग किस्म का एक इकोनॉमिक खतरा है कि अगर लोगों की नौकरियां ही चली जाएंगी तो टैक्स किससे वसूलेंगे। तो क्या आने वाले वक्त में कोई एआई टैक्स नाम की कोई चीज़ भी हो सकती है क्या सरकार में, कि जो कंपनियां एआई का रिग्रेसिव यूज़ कर रही हैं उनको अलग से एआई टैक्स देना पड़े? अच्छा सवाल है, मैं इसके बारे में सोचा नहीं था। सोचूंगा मैं इसके बारे में। लेकिन देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कुछ नौकरियां जाएंगी लेकिन नए नौकरियां शुरू होंगी। जैसे देखिए, आप एआई यूज़ करते हैं, एआई को तो किसने बनाया है ना, चैट जीपीटी को तो किसने बनाया है, तो किसने बनाया? लोगों ने, इंसानों ने। हजार इंजीनियर्स मिल के बनाए हैं, तो उनकी नौकरी उनको मिला तभी तो वो बनाया ना उन्होंने। ओपन एआई ने उनको हायर किया तो वो उनको सैलरी दिया, तो वो अपने सैलरी से टैक्स दे रहे हैं। फिर जो प्रॉफिट हो रहा है, ओपन एआई जो कंपनी है वो टैक्स दे रहा है। तो इंडिया में भी जो कंपनी, जो इतने सारे स्टार्टअप्स अभी आ रहे हैं एआई में भी बहुत स्टार्टअप्स हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं स्टार्टअप। परप्लेक्सिटी का नाम आपने सुना, ये अपने देश का एक देखिए कितना अच्छा स्टार्टअप है। तो वो जितने ये नए स्टार्टअप्स, इकोनॉमी चेंज होता है। स्टीम इंजन जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, फिर टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आया, अभी एआई रेवोल्यूशन आ रहा है। लेकिन सर ओवरऑल हमें ये तो समझना पड़ेगा कि अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से बूम होती है तो कई इंसानों का काम, जैसे जब मशीनें आई तो उससे पहले मान लीजिए अगर पुली खींचने वाले 10 लोग लगते थे तो वहाँ एक मशीन ने उसकी जगह ले ली। तो इस तरीके से लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो चुनिंदा लोगों का, अगर जब हम जाएंगे इस चीज पे, ये तो फिर अलग डिस्कशन हो गया। इसलिए टेक्नोलॉजी इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर दैट। टेक्नोलॉजी इज नॉट रिस्पांसिबल, बट क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है टैक्स? नहीं, देखिए इसमें इसीलिए जैसे जो पहल है सरकार की कि हमारे क्लास 1 के बच्चे एआई के बारे में जाने, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी दे विल बी टैक्स हैवी। ठीक है, आज देखिए हिंदुस्तान में आज लैंड होल्डिंग, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग कितना है? हमारे पास लोग बहुत हैं। ठीक है, एक परिवार का बंटवारा हो जाता है। मान लीजिए इतनी ज़मीन में वो करते थे खेती, अभी 4 भाई 4 टुकड़े ले गए, वो अपने 1/4 में खेती कर रहे हैं। तो इसके लिए तो अभी अमेरिका में या कोई भी जैसे डेवलप्ड नेशन में मशीनाइज्ड फार्मिंग हो गया, तो उनका तो उत्पाद भी अच्छा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहले जो लोग खेती करते थे, नाउ दे आर मूव्ड ऑन टू मैन्युफैक्चरिंग और अदर सर्विसेज। तो वैसे ही यहाँ यही होगा। जो लोग डिपेंडेंट थे, मान लीजिए मैनुअल वर्क करते थे, अब जैसे आपने डिजाइनर का बात कहा, ठीक है, डिजाइनर विल मूव इनटू समथिंग एल्स। एआई असिस्टेड डिजाइनिंग पे चले जाएंगे वो लोग। कैड कैम जब आया तो जो लोग मैनुअली करते थे वो कैड कैम सीख लिए, कैड कैम एक्सपर्ट्स बन गए। अभी जो हाथ देखते हैं एस्ट्रोलॉजर, वो एआई के एक्सपर्ट बन गए। एआई एस्ट्रोलॉजी आ गया अभी, तो वही लोग जो हाथ देखते थे वही लोग एक्सपर्ट्स बन जाएंगे। तो तरीका बदल जाएगा, कुछ लोगों की जाएगी नौकरी। देखिए ये तो दिस इज हाउ सोसाइटी इवॉल्व्स। कुछ लोग नए लोगों की कुछ यानी कि रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो कुछ रोजगार के अवसर एलिमिनेट भी हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं। देयर विल बी सम बेनिफिशियरीज, देयर विल बी सम सफरर्स, ये तो होगा ही होगा। सर थोड़ा सा बढ़ते हैं, हम भारत से बाहर चलते हैं एआई को लेकर। मेटा जैसी कंपनियां एआई को लेकर बहुत सोच रही हैं। भारत अभी हम लोग सोचना ही शुरू किया है। अभी हम लोगों ने खबर देखी थी, $125 मिलियन की नौकरी ऑफर हुई मेटा की तरफ से एक एआई इंजीनियर को, और उन्होंने वो इग्नोर कर दी, ठुकरा दी कि नहीं चाहिए। जी। तो दुनिया बहुत अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। 125 मिलियन इज लाइक 1 बिलियन से ऊपर का पैकेज किसी का। तो सर ये क्या चल रहा है दुनिया में? देखिए अब तो ये तो मार्केट ड्रिवन है, डिमांड सप्लाई का बात है कि जो कुछ स्किल्स ऐसे हैं तो ये आज नहीं हमें सदियों से हैं। देखिए जब मेरे को याद है, मैं जब कॉलेज में था, ये 97 का बात कर, मैं फाइनल ईयर में था, तो 97, हाँ, तो उस समय इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि एन IIM अहमदाबाद ग्रेजुएट वाज हायर्ड एट 40 lakhs। अच्छा, हम लोग उस समय हम लोग को 2 लाख की नौकरी मिल जाए साल की, हमारे लिए वही बड़ी सोच थी। और यहाँ पे हम लोग ने देखा कि 40 लाख का एक नौकरी किसी को मिला है। दिस इज़ 97। तो IIM अहमदाबाद उस समय, अभी भी है, उस समय इट वॉज द प्रीमियम इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नॉट ओनली इन इंडिया बट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, अभी भी है। तो
जो कंपनी ने हायर किया, आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL वाज द एम्प्लॉयर, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे जितना ध्यान आ रहा है, तो HUL नीड्स द बेस्ट टैलेंट, ठीक है। तो बेस्ट टैलेंट वहीं IIM अहमदाबाद में मिलेंगे। वहाँ पे भी मान लीजिए 200 बच्चे हैं, उनमें से बस उनको 2 ही हायर करना है, तो जब तक वो उतना अच्छी सैलरी नहीं देंगे तो तब तक वो आएंगे नहीं। तो वही बात है, टैलेंट कम्स विद प्राइस। यानी कि जो लोग समय से आगे एडवांस चीज़ों को सीख रहे हैं, उनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है इसमें। आज आप एलन मस्क की क्या कीमत लगाएंगे बताइए। अब एलन मस्क कहीं जाएंगे नौकरी के लिए, तो उनके लिए $5 बिलियन एक सैलरी होना चाहिए, या $20 बिलियन होना चाहिए, या 1 बिलियन होना चाहिए, वैल्यू है वो तो। दिस आर रॉ टैलेंट। सर तिब्बत पे आते हैं थोड़ा सा हम लोग मतलब हम लोगों ने चाइना और तिब्बत की बात करनी है, क्योंकि बहुत लंबी हमारी बातचीत AI से जुड़ी हो गई। जी काफ़ी। सर तिब्बत को हम लोग ऐसे जानते हैं कि चाइना ने उसे कंट्रोल किया है सर, लेकिन नॉर्मल आदमी को ये नहीं पता कि तिब्बत की इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, वहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से वो देश चल रहा है। हालांकि वो अब पार्ट ही पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का हो गया, तो उसको किस तरीके से आप समझते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे तिब्बत में? देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो तिब्बत पे मेरा जो राय है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। जी, ठीक है, ना मेरी पार्टी BJP का या सरकार का ये राय है। मैं मानता हूँ, हमेशा मेरा ये मानना है, और बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं, और ये सच्चाई है कि तिब्बत इज़ एन ऑक्यूपाइड लैंड। 1950 दशक में 1950 से शुरू होके चाइना जो न्यू कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने तिब्बत पे कब्जा करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके 1960 तक आते आते पूरे तिब्बत पे कब्जा कर लिया। 1959 में 1959 में दलाई लामा जी भारत आए, नहीं तो उनको मार दिया जाता वहाँ पे। लेकिन पूरी दुनिया में तिब्बत को चाइना का पार्ट मानती है सरकारें भी, हमारी सरकार भी मानती है, और जो वन चाइना पॉलिसी है वो हमारी भारत सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी है, हमारी नीति है। तो मैं वो नीति के खिलाफ तो नहीं कह सकता, ठीक है, हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है, और हर पार्टी के जो सरकार रही है ये नीति को मानती आ रही है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत है, और यहाँ ये हमारी ये है, गणतंत्र है, तो यहाँ पे आई हैव द राइट ऑन माई व्यूज, और मैं तो ये ओपनली भी कहा हूँ, ठीक है। अभी मैं भाजपा में हूँ, लेकिन आप मेरा देख लीजिए, लास्ट कभी भी देख लीजिए, मैं तो हमेशा ये कहा हूँ, मैं आज तक इंडिया चाइना बॉर्डर यूज़ नहीं करता हूँ कभी, क्योंकि हमारी बॉर्डर है ही नहीं चाइना के साथ। हमारी हिस्टोरिकली आवर बॉर्डर वॉज विथ तिब्बत वॉज द बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। दैट वॉज द नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना ने कब्जा कर लिया तिब्बत पे, तो इसलिए वो इंडिया का नेबर बन गया, लेकिन हमारा तो नेबर भी नहीं है, वो पड़ोसी है ही नहीं चाइना। तो अभी ये एक देखिए, चाइना ने तिब्बत में कब्जा किया, वो तो एक बात है, लेकिन जो सबसे दुख की बात है, सिर्फ उसने ज़मीन पे कब्जा नहीं किया, उसने तिब्बत को जो तिब्बती जो संस्कृति है, तिब्बती जो डेमोग्राफी तो पूरा चेंज हो ही चुका है। उसने तिब्बत में अभी मतलब पूरे हैन चाइनीज़ को ला के उसमें वहाँ पे एकदम भर के, और जो तिब्बतन बच्चे हैं 10 लाख बच्चे को अभी उसने बोर्डिंग, जो सो कॉल्ड बोर्डिंग स्कूल, वो एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप ही है एक तरह से। हाँ, थोड़ा सा फैसिलिटीज़ अच्छा होगा, माइंड वॉश टोटली माइंड वॉश। 4 साल के बच्चों को उठा के लेके से जा रहे हैं, और वो बोर्डिंग स्कूल में ज़बरदस्ती, और जब वो बच्चे निकलते हैं 6 महीने 1 साल के बाद, मान लीजिए 1 साल के बाद घर आते हैं, तो वो अपने तिब्बती भाषा को हेट करते हैं, तिब्बतन परंपरा को दे स्टार्ट हेटिंग, अपने पेरेंट्स को हेट करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ तिब्बतन में बात नहीं करते, चाइनीज मैंडरिन में बात करते हैं। तो 5-6 साल रहने के बाद देयर इज नथिंग तिब्बतन लेफ्ट इन दम। आप सोचिए 10 साल 15 साल के बाद क्या होगा, तिब्बतन कल्चर ही ख़त्म हो जाएगी। यानी कि भाषा और कल्चर को नई जनरेशन से हटा दो, तो जो आप उनको सिखाओगे वही वो मान लेंगे, एकदम ब्रेन वॉश कर दो।
कि तुम्हारा मदरलैंड इज़ चाइना, चाइना हमेशा ही तिब्बत हमेशा ही चाइना का अभिन्न अंग रहा है, तुम तो पिछवाड़ बहुत पिछले हुए लोग तो तुम्हारी संस्कृति परंपरा सब पिछड़ा ये था, हमने आके तुमको ये सब सिखाया है, तुमको नौकरी दी, तुम्हारे लिए देखो कितने अच्छे अच्छे रास्ते बनाए तुम्हारे लिए, ये सब बना के, लेकिन दे आर ट्राइंग टू किल द सोल ऑफ दैट नेशन। और इतनी रिच सिविलाइजेशन है उनकी, और यहीं से गई है, हमारे देश से गई है। नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उनकी, कहीं बाहर से नहीं है, हमारे यहाँ से गई है। हमेशा दलाई लामा जी कहते भी हैं कि हम लोग चेले हैं और भारत हमारा गुरु है। तो ये दुख की बात है। और जो तिब्बत के बाहर जो तिब्बतन्स रहते हैं वो कोशिश कर रहे हैं बचाने के लिए। अभी इंडिया में जैसे 1 लाख के आसपास तिब्बतन्स हैं, तो यहाँ पे इनकी जो कल्चर है, आर्ट है, लिटरेचर है, लैंग्वेज है, मेडिसिन है, ये सब चीज़ यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं उसको बचाने का। तो कितना दिन तक चलेगा देखते हैं। इसलिए पूरी दुनिया को अब इस बारे में सोचना चाहिए। सर, आपने दलाई लामा की बात की, तो दलाई लामा नाउ इज़ इनटू हिज 90s, तो धीरे धीरे ह्यूमन लाइफ की एक सीमा है। तो अब जैसे ही उन्होंने अभी अपना बर्थडे मनाया तो उन्होंने इस चीज़ पे खुल के बात की, पहले भी बात करते रहे हैं कि अगला दलाई लामा कौन हो सकता है। एक तरफ चाइना है जो कह रहा है कि दलाई लामा हम चूज़ करेंगे, दूसरी तरफ दलाई लामा है जो अपने ट्रस्ट को बोल रहे हैं कि दलाई लामा की प्रोसेस वही देखेंगे। और एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था कि कोई फीमेल अगली दलाई लामा हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि क्या चाइना जो कर रहा है वो सही है या दलाई लामा जो कर रहे हैं वो सही है, और इसमें भारत का क्या स्टैंड है? देखिए, चाइना जो कर रहा है वो सही कैसे हो सकता है? दलाई लामा इज एन इंस्टीट्यूशन, और एक प्रोसेस है जो दलाई लामा होते हैं, रीइंकार्नेशन कहते हैं जिसको। रीइंकार्नेशन का एक प्रोसेस है और उसके सिग्नल्स हैं, उसके साइंस हैं जो 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 करेंट दलाई लामा हैं वो बताते हैं। इट्स ए रिलीजियस प्रोसेस, इट्स ए रिचुअल, रिलीजियस रिचुअल। इसमें चाइना का क्या रोल है? चाइना एक तो बोलता है कि आई एम एन एथेइस्ट नेशन, वी डू नॉट बिलीव इन रिलीजन। तो एक एथेइस्ट नेशन बोल रहा है कि मैं दूसरे के रिलीजियस प्रैक्टिसेस में मैं इंटरफेयर करूँगा, तो ये तो पॉलिटिकल हो गया फिर, ठीक है। तो जो दलाई लामा जी, अभी जो 14 दलाई लामा हैं, जो वही बताएंगे कि आगे का दलाई लामा कहाँ से आएंगे, कौन बनेंगे, क्या क्या उनमें गुण होना चाहिए, कैसे उसका सिलेक्शन प्रोसेस है। ये एक पूरा रिचुअल है, ये एकदम ये लंबा प्रोसेस है। चाइना चाहता है कि, क्योंकि आज भी तिब्बत में दलाई लामा जी को लेके, एक दलाई लामा जी को इसलिए उनका फ़ोटो भी लगा नहीं सकते कहीं पे भी तिब्बत में। मैं तो गया हुआ हूँ तिब्बत, अच्छा 2009 में। खैर अब तो मेरे को जाने का परमिशन भी नहीं मिलेगा, ना मैं जाना भी चाहूँगा, मार देंगे चाइनीज़ वहाँ पे मुझे। तो जो तिब्बत में आज भी दलाई लामा का इतना sway है अक्रॉस दी वर्ल्ड, नॉट ओनली इन तिब्बत, भगवान मानते हैं उनको, तो लिविंग बुद्धा कहते हैं ये। तो वो अगर कह दें तो पूरे तिब्बतन्स भले ही बोलेंगे कि हम लोग 60 लाख तिब्बतन्स जो हैं मर जाएंगे, लेकिन जो हमारे दलाई लामा जी कहते हैं वही करेंगे। तो यही डर है चाइना को। ये चाहता है कि उसने लैंड कॉन्कर कर लिया, उनके कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज भी तिब्बतन्स के दिमाग और जो उनका जो दलाई लामा जी के लिए, उनके लिए जो प्यार है, जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, उसको ख़त्म नहीं कर पा रहा ना। यू कांट कैप्चर समवन सोल। तो यही ख़त्म करना चाहता है। एक पपेट दलाई लामा बिठा के ये चाहता है कि पपेट दलाई लामा अगर बिठा देगा तो सारे तिब्बतन्स दलाई लामा को मानेंगे। तो फिर बस वो पपेट लामा बोल देगा कि सदियों से चाइना का अभिन्न अंग रहा है तिब्बत, तो आप तिब्बत को ही अपना देश मानो, ये चाइना को ही अपना देश मानो, ठीक है। इसमें क्या ही है, 1995 में पंचन लामा जो नंबर 2 में आते हैं, दलाई लामा जी ने एक पंचन लामा उपाधि है दलाई लामा के नीचे है। वो उनको एक बच्चे को, 5 साल के बच्चे को उन्होंने पंचन लामा की उपाधि दी, एब्रेक्ट कर लिया। 30 साल हो गया, आज किसी को पता नहीं कि वो बच्चा जिंदा है कि मतलब। उसने एक पपेट लामा को बिठा दिया, एक पपेट,
एक पपेट पंचन लामा है। तो यानी कि आने वाले वक्त में हमको 2 दलाई लामा देखने को मिल सकते हैं, एक चाइनीज दलाई लामा, एक हो सकता है, लेकिन चाइनीज दलाई लामा को कोई नहीं मानेगा। वो ज़बरदस्ती तिब्बत में जो तिब्बतन्स हैं उनको बोलेगा कि तुम यही दलाई लामा का फोटो लोगे अपने घर में, इन्हीं को पूजा करो, इन्हीं की बात सुनो, लेकिन मन से वो नहीं करेंगे। और तिब्बत के बाहर, चाइना के बाहर जितने तिब्बतन्स हैं कोई नहीं मानेगा, ना कोई देश मानेगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि एक भी तिब्बतन जो चाइना के बाहर है वो चाइना अपॉइंटेड दलाई लामा को नहीं मानेगा, ठीक है। और हमको भी, पूरी दुनिया को इसमें भारत का एक बहुत बड़ा भूमिका रहेगा, हमारे देश का, कि हमको भी बाकी देशों को साथ में लेके बोलना चाहिए कि देखो, ही इज़ द रियल दलाई लामा, द वन हु हैज रीइंकार्नेटेड। यानी कि इंडिया का एक बड़ा रोल रहेगा नेक्स्ट दलाई लामा में भी। ठीक बात है सर। सर अब एक साउथ चाइना सी की तरफ थोड़ा सा रुख करना चाह रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं हम लोग। साउथ चाइना सी में जैसे हमने देखा अभी भारत और फिलीपींस ने एक जॉइंट एक्सरसाइज भी की, और धीरे धीरे फिलीपींस के साथ इंडिया के रिश्ते काफ़ी अच्छे भी हुए, जिससे चाइना बहुत चिढ़ा हुआ है। साउथ चाइना सी में जो नेशंस है, जो आसियान कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है अभी, किस तरीके से वो भारत की तरफ आ रहे हैं, या दूसरी चीज़ चाइना उनको किस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, चाइना जो अंग्रेजी में कहते हैं, चाइना इज एन एक्सपेंशनिस्ट पावर। जो फैलाववाद, उनकी जो सोच है, साम्राज्यवाद, तो जो पहले जो थे ग्रेट ब्रिटेन का था या फिर यूरोपियन पावर्स का था कि कब्जा करो, बाकी देशों की जो ज़मीन है, बाकी देशों की जो प्रॉपर्टी है उसको कब्जा करो, अपना साम्राज्य फैलाओ। चाइना की बिल्कुल वही सोच है। हर देश के साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है। हर देश के जो लैंड मास है या फिर आइलैंड्स हैं या वाटर मास है, वो उसको हटाना चाह रहा है। जापान ले लीजिए, आपका फिलीपींस ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लीजिए, मलेशिया ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, कैम्बोडिया ले लीजिए, हर देश के साथ उसका ये प्रॉब्लम चल रहा है। रशिया क्या चल रहा है? रशिया के साथ उन्होंने कर लिया, समझौता कर लिया। रशिया के साथ था उनका, दे हैड गॉन इनटू वॉर विद रशिया आल्सो, लेकिन रशिया के साथ अभी उनका एक अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। रशिया इज द ओनली कंट्री एंड पाकिस्तान इज ऑन करे। पाकिस्तान के साथ क्या नहीं हुआ, पाकिस्तान तो पपेट हो गया। पपेट क्या, वो तो मतलब मैं तो आई डोंट वांट टू यूज़, मैं मतलब बाहर में तो एक वर्ड यूज़ करता, लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो पाकिस्तान की तो बात ही ना करें। तो हर देश के साथ उनका बॉर्डर डिस्प्यूट है। बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है कि जो मेरी है वो तो मेरी है, और जो आपकी है वो दैट इज टू बी नेगोशिएटेड। और उसको नेगोशिएट करके, भले ही आप जैसे मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है भूपेंद्र जी, मैं कहूँगा ये मेरी है, मैं रोज़ बोलूँगा ये मेरी है, ये मेरी है, मेरी है। आप बोलोगे यार चल तू 20% ले ले, ख़त्म कर यार। यही उनकी टैक्टिस यही है, बिल्कुल यही टैक्टिक है उनकी। और जो मेरा है, मेरा मान लीजिए ज़मीन मेरा, ये तो मेरे पास ही रहा, और आपकी ज़मीन को मैं रोज़ बोलता रहूँगा ये मेरा है, मेरा है, मेरा, तो आप एक दिन तंग आके बोलेंगे यार ले जा, तो 10% 20% ले जा, बाकी छोड़ दे मेरे को, और मत बोल किसी को। सर ज़मीन छोड़िए, समंदर में जहाँ ज़मीन नहीं थी वहाँ उन्होंने मैन मेड आइलैंड्स खड़े कर दिए। साउथ चाइना सी, दे क्लेम एंटायर साउथ चाइना सी। ये कैसे हो सकता है? कल इंडिया बोलेगी पूरी इंडियन ओशन हमारी है। मलक्का स्टेट्स का सर क्या रोल है रहेगा आने वाले वक्त? बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसलिए देखिए, अभी चाइना जो सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो बनाने का मुख्य उसका जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो यही था कि क्योंकि अभी 60% ऑफ चाइना से एक्सपोर्ट्स पास थ्रू मलक्का स्टेट, ठीक है। और हम लोग बिल्कुल उसके मुंह में बैठे हुए हैं, राइट एट द माउथ ऑफ मलक्का स्टेट। हम लोग का जो अंडमान निकोबार कमांड है अभी, इंडियन नेवी है, ठीक है, एंड वी आर इन फुल स्ट्रेंथ। तो हमारी कैपेबिलिटी है चाइना को चोक करने की मलक्का स्टेट में। और इवन मलक्का स्टेट के नीचे सुंडा स्टेट है, सुंडा स्टेट में भी हम लोग चोक कर सकते हैं। मान लीजिए वो मलक्का स्टेट नहीं, मलक्का स्टेट से नहीं जाके नीचे सुंडा स्टेट से पास, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन फिर भी मतलब वी आर इनटू स्ट्रेंथ, वहाँ पे भी हमारी स्ट्रेंथ है। अच्छा। वहाँ पे भी पॉसिबली वी कैन चोक चाइना। तो यही डर की वजह से चाइना जो ग्वादार में जो पोर्ट बना रहा है, ताकि मान लीजिए उनके जो ईस्टर्न जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस हैं, वहाँ से बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय दे हैव हाई स्पीड ट्रेन, अभी तो पूरा तिब्बत में उन्होंने बिछा रखा है जाल, वहाँ से लेके पाकिस्तान से बलूचिस्तान लेके वहाँ पे गद्दार एयरपोर्ट से वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये उनकी सोच है।
लेकिन मज़े की बात यह है कि बालूचिस्तान वाले अपने को पाकिस्तानी नहीं मानते। बालूचिस्तान के लोग बालूचिस तो फियर्सली इंडिपेंडेंट है और रोज़ चाइना की वहाँ पे जो एसेट्स हैं उस पर हमला हो रहा है। तो ये मतलब आई थिंक सम 70-80 बिलियन हैज़ बीन स्पेंड बाय चाइना इन बिल्डिंग द सीपेक विथ नॉट मच सक्सेस। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। यानी कि वो है कि कहीं ना कहीं वो एक गर्दन है जो मरोड़ी जा सकती है, और चाइना को वो पता है, इसी वजह से वो कंट्रोल में भी नहीं बिल्कुल है पता। तो देखिए चाइना अब ओपन वार में नहीं जाएगा किसी के साथ, ठीक है। यही सब जो बोलते हैं ना, इसको सलामी टेक्टिक कहते हैं, जो उनका और एक स्ट्रैटेजी है ये या फिर जैसे जो नैरेटिव वार है, ठीक है। आपने सुना होगा गॉयबल्स वर्ल्ड वॉर 2 में थे, उनका ये थ्योरी था कि एक झूठ को बार बार बोलते जाओ और जोर से बोलते जाओ तो वो सच हो जाएगा, या फिर लोग बोलेंगे यार कुछ तो सच्चाई होगा उसमें। ये टिपिकल चाइनीज स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो ये ऐसी साउथ चाइना सी हमारा है ये कर करके वो पूरा मतलब एक ये अपना नैरेटिव फैलाना चाहता है, ठीक है। ताइवान को लेना चाहता है, तिब्बत को उसने ऐसे हड़प कर लिया, ईस्ट तुर्किस्तान को उसने हड़प लिया जो इसको सिंजियान कहते हैं। तो लेकिन इंडिया अभी भी मुकाबला कर रहा है। वो देखिए गलतियां तो हमारी जो पहले वाली सरकार ने की हैं बहुत, उसका आज भुगतान हम लोग कर रहे हैं। 1950-60 दशक में जो गलतियां हुई हैं, अब इसके ऊपर तो मैं मतलब घंटों बोल सकता हूं। सरदार पटेल जी का लेटर 1950 7 नवंबर को उन्होंने लिखा था पंडित नेहरू को। वो लेटर आपके माध्यम से आपके पूरे दर्शकों को कहूँगा कि वो लेटर को पढ़िए। देखिए उसके कुछ दिन के बाद ही सरदार पटेल जी का देहांत हो गया। 62 में हमारी युद्ध हुई चाइना के साथ। 1950 में देखिए सरदार पटेल की सोच देखिए, उनकी पारदर्शिता देखिए। 12 साल पहले उन्होंने कहा था कि चाइना इज़ नॉट आवर फ्रेंड, चाइना इज इविल डिजाइन्स ऑन तिब्बत। बहुत सारी चीज़ उन्होंने लिखा उसमें। चाइना's occupation, Tibet's occupation by China is a direct threat to our security. एंड नेहरू जी ने डिसमिस किया उनके बातों को। नहीं चाइना इज आवर फ्रेंड, हिंदी चीनी भाई और आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते थे, पंचशील। उधर चाइना हमारे अक्साई चीन में कब्जा करते जा रहा था, इधर हम लोग जाओ एनलाई उनके जो प्रीमियर आए थे उनको दावत दे रहे थे। उनके तिब्बत से पीस कीपिंग फोर्स क्यों हटाई गई फिर? ये तो सारी गलतियाँ की ना। तिब्बत में हमारी एम्बेसी थी, वी हैड ए ट्रेड पोस्ट, वी हैड ए डिप्लोमेटिक मिशन इन तिब्बत, ठीक है। तिब्बत हमारी मैप में दिखाई जाती थी एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ओके। Tibetans have traveled to India in their own passport. It was relationship like Nepal कि आना जाना लगा रहता था, एकदम। देखिए तो और एक एग्रीमेंट है 1914 का, शिमला एग्रीमेंट है तिब्बत इंडिया और चाइना के बीच में। तो इंडिया क्या है? इंडिया इज द सक्सेसर टू ब्रिटिश इंडिया, सो दैट शुड बी द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप। अब जो ब्रिटिश हम इंडिया तो था नहीं ना, मतलब हम लोग तो ब्रिटिश कॉलोनी थे ना। तो ब्रिटिश इंडिया जो था, ब्रिटिश इंडिया ने जो एग्रीमेंट साइन किए थे ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, तो वो एज ए सक्सेसर नेशन वही तो हमारी दैट शुड बी द बेसिस। लेकिन आपने आप पता नहीं इतने, अब एक बहुत अच्छी किताब है हिमालयन ब्लेंडर्स, आप मैं अभी बात ही करने वाला था जेपी डाल्बी। आई रेड दैट बुक। बहुत ही सुंदर, बहुत किताबें, एक नहीं बहुत। अभी लॉन्ग गेम है, ठीक है। आप बहुत सारी किताबें पढ़िए। सर चाइना की बात हम लोग कर रहे थे अभी। 2012 के आसपास शी जिनपिंग सत्ता में आए और अभी वो उस तब से लेकर अब तक प्रीमियर है वहाँ पे। 2014 में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली हिंदुस्तान में। तो ऑलमोस्ट साथ साथ ही शुरू हुआ इन दोनों नेताओं का करियर। बीच में एक ऐसा वक्त भी था जब कुछ सुखद लम्हे भी देखने को मिल रहे थे, जब लग रहा था कि चाइना और इंडिया कहीं कहीं पास आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों के रिश्ते इतने कड़वाहट भरे हो गए? देखिए प्रधानमंत्री जी ने तो पूरी कोशिश की कि हमारा अच्छा संबंध बने, चाइना के साथ अच्छा संबंध रहे, ये पूरी कोशिश की। आपको पता ही है, वो खुद भी गए थे, जिनपिंग को यहाँ पे बुलाया भी था, अहमदाबाद भी लेके गए थे, और वो तस्वीरें आप सब ने देखा ही होगा सब। लेकिन आपको याद होगा 2017 में डोकलाम में ये हादसा हुआ था। डोकलाम क्या है, जो इंडिया, भूटान और
तिब्बत जो अभी चाइना का ऑक्यूपेशन में है, तो चलो चाइना ही बोल देते हैं, तो इसके ट्रांजैक्शन में है, ठीक है। बहुत ही सेंसिटिव है इंडिया के लिए, क्योंकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है हमारा, चिकन स्नैक जो है, वो बिल्कुल उसके नीचे है, और वो एक ट्रायंगल जैसा है, चुम्बी वैली ट्रायंगल, उसको चाइना ने कब्जा करके रखा है, और वो और नीचे नीचे आना चाहता था। वो टिपिकल स्ट्रैटेजी है उसका, टिपिकल उनका जो वही जो वर्किंग, उसको और नीचे लेकर चोक करने के लिए, ताकि वहाँ से वो एक बहुत बड़ा उनको एडवांटेज मिल जाता है अपना सिलीगुड़ी नेक के ऊपर नज़र रखने के लिए, और उसको ज़रूरत होगा तो उसको चोक करने के लिए वहाँ से बहुत आसान है। तो ये दैट वाज दी, वो जो था डोकलाम वाला इंसिडेंट, वो था पहला इंसिडेंट जो हमारा संबंध रिलेशनशिप को खटास में लाया। और ये पहला इंसिडेंट था आफ्टर 62, जब चाइना को लगा कि यार हम तो हमेशा सोचते थे कि इंडिया को जब भी आंख दिखा देंगे वो डर जाएगा, जब भी उसको धमका देंगे उसका, ऐसे ही करके हम लोग कितने जगह लिए हैं इनसे, और वही अभी भी होगा। लेकिन पहली बार मैं मतलब सलाम करूंगा प्रधानमंत्री जी को और हमारी पूरी सरकार को, और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भाजपा में हूँ, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, और हमारी पूरी फौज को आँख से आँख मिला के रही, डटी रही, और फाइनली चाइना हैड टू ब्लिंक, उन्होंने वो हटे वहाँ से जब उनको लगा कि नहीं अब धमका के हम लोग इंडिया भारत को अब और नहीं धमका सकते। फिर आया गलवान, जब पूरी दुनिया कोविड वायरस से जूझ रही थी, जो कोविड वायरस वही चाइना ने दुनिया को दी और दुनिया में फैलाया, उसमें उसका फ़ायदा लेके वो बाकी देशों में अपना नज़र उसने डालना शुरू किया। और गलवान में भी, ठीक है, जो हमारी लद्दाख ईस्टर्न लद्दाख में लद्दाख सेक्टर में वो जो 4 फिंगर्स और 5 जो हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट्स थी, जहाँ तक हम लोग पेट्रोल करते थे, उसको चोक करने की कोशिश की, तो हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, हम लोग, हमारे वीर सैनिक शहीद हुए, ठीक है। लेकिन ये चाइना ने तो कभी पब्लिकली कहा नहीं है, लेकिन सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना का हमसे कई ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है। और फिर देखिए कितना साल तक चला, फिर आई टू आई कन्फ्रंटेशन, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, और फाइनली चाइना को नेगोशिएट करना पड़ा, और वो एग्री किए स्टेटस को एंटी। मई 2020 से पहले जो सिचुएशन था, जो स्टेटस को था, वहाँ पे जाने के लिए वो मजबूर हुए। तो ये सब चलते हुए चाइना, देखिए संबंध खड़ा होते गया। ऑब्वियसली जब यहाँ पे बॉर्डर में आपके तनाव रहेंगे तो संबंध कैसे अच्छे होंगे। तो आपको लगता है कि इसके पीछे शी जिनपिंग का पूरा हाथ था, और वो भी तब जब डोकलाम हुआ है, और आप ये देखिए कि उस वक्त वो शायद गुजरात में ही थे उस दौरान, और सोचिए एक प्रीमियर वहाँ पे आया हुआ है उनकी ही कंट्री का, और इसके बावजूद वहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही। नहीं, देखिए ये तो मतलब अब ही इज़ द अल्टीमेट बॉस, वो तो कमांडर इन चीफ भी हैं PLA के, CCP के हेड भी हैं, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के, सरकार की भी हेड है। तो बिना उनके नॉलेज या बिना उनके कंसेंट से कोई चीज़ नहीं हुआ होगा। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि इतना ओपेक सोसाइटी है, वहाँ से तो कुछ आता नहीं है, लेकिन ये मेरा मानना है, और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं चाइना के एक्सपर्ट्स हैं, वो मानते हैं कि ये शी जिनपिंग के नॉलेज में ही हुआ है। इतना बड़ा कदम PLA विदाउट द कंसेंट एंड ब्लेसिंग्स ऑफ बीजिंग नहीं करेगी। क्या लगता है सर, आने वाले टाइम में भी शी जिनपिंग बने रहेंगे या चीज़ें चेंज हो रही हैं चाइना में भी? क्योंकि पीछे ऐसी खबरें भी आनी शुरू हुई कि वो कुछ वक्त के लिए गायब रहे, और वो पता नहीं था किसी को भी कहाँ गए, क्या हुआ। देखिए चाइना से जो खबरें आती है इसके बारे में ये कि कोई नहीं बोल सकता कि इसमें कितना सच्चाई है कितना झूठ है। वो देश ही ऐसा है, वो एक मतलब एक तरह से एक रॉक नेशन है, मतलब यू कैन नेवर ट्रस्ट चाइना। देखिए मैं भी चाहूँगा कि चाइना के साथ हमारी अच्छी दोस्ती हो। चलिए अब 2 बड़े देश हैं, एशियन सॉलिडारिटी का बात भी आता है, और होना भी चाहिए। व्यापार है आपका, व्यापार है, मोर देन 120-130 बिलियन डॉलर का व्यापार है, तो अच्छी होनी। लेकिन जब चाइना का नियत ही खराब है, वो उनका उनका DNA ही वही है, एंटी इंडिया होना उनका DNA। जैसे पाकिस्तान में आप चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, पाकिस्तानी वो नहीं समझेंगे, वो वही है। तो वैसे ही चाइना का है।
मैं चाइना मतलब आई एम नॉट टॉकिंग ऑर्डिनरी चाइनीज़, आई एम टॉकिंग CCP, ठीक है। ऑर्डिनरी चाइनीज़ मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत मेरे चाइनीज़ दोस्त हैं जिनके साथ मैं पढ़ाई किया हूँ विदेश में, जिनके साथ मैं नौकरी किया हूँ। तो लेकिन उनको जो वहाँ पे तो इंटरनेट इज़ कंट्रोल्ड, तो वही इन्फॉर्मेशन वो देखते हैं और पढ़ते हैं जो उनको दिया जाता है, तो वो बायस्ड इन्फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए मैं जो कहा आपको डीप सीक में वो वही होगा फिर। तो हमारा संबंध मेरे को देखिए बहुत ज़्यादा आगे चल के अच्छा होगा इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो चाइना है वो भारत का जो राइज है, इंडिया से राइज इज़ नॉट डाइजेस्टेबल टू चाइना, ठीक है। आज देखिए चाइना की इकोनॉमी हमसे 5 गुना ज़्यादा है और वो जो गैप है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। और पूरा तो कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मतलब हम एक रेस्पेक्टेबल 3rd पोजीशन में आ जाएंगे, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ठीक है, 3-4 साल में। चाइना 2 नंबर, US 1 नंबर पर रहेगी। तो ये नहीं चाहता चाइना चाहता है कि हमेशा इंडिया को उलझाए रखे, ये चीज़ों में उलझा रखें। और चाइना के बहुत सारे एजेंट्स इंडिया में हैं। बिल्कुल। और आपको लगता है कि जैसे हमारी एमुनिशन इंडस्ट्री बढ़ रही है आगे, जैसे अभी हम फिलीपींस की ही बात कर रहे थे, तो फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल चाह रहा है, ऐसे आसियान के और भी नेशंस हैं जिनके साथ इंडिया ट्रेड करना शुरू कर चुका है, अपने हथियार बेच रहा है मार्केट में इंडिया, और डिमांड भी है, ऐसा नहीं है। तो चाइना को क्या इस चीज़ से तकलीफ़ है? हाँ बिल्कुल है। चाइना को बिल्कुल तकलीफ है कि इंडिया का संबंध कैसे आसियान कंट्रीज़ के साथ अच्छा ना हो। चाइना तो कोशिश कर ही रहा है, क्योंकि चाइना सोचता है कि आसियान इज़ माई बैकयार्ड, ठीक है। तो आसियान में जो भी होगा मेरे अनुमति से होगा, या फिर मैं लाइक आई एम द ओवरलॉर्ड, आई एम द बॉस। तो जब फिलीपींस इंडिया के साथ डायरेक्टली बात करता है या इंडिया के साथ रक्षा समझौता करता है, इंडिया से ब्रह्मोस खरीदता है, अभी डिफेंस एक्सरसाइज हुआ है कल अभी, तो ये चाइना को खटकती है। कैसे चाइना को पसंद आएगी? क्योंकि चाइना और फिलीपींस का एक मैरीटाइम डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या है? चाइना ज़बरदस्ती वहाँ उनकी फिलीपींस की जो आइलैंड्स हैं उसको अपना बता रहा है। तो जैसे जापान के साथ है, वियतनाम के साथ है, ताइवान को कब्जा करना चाहता है, ऐसे। तो एक कॉमन एनिमी हो गए फिलीपींस एंड इंडिया, दे हैव चाइना एज द कॉमन एनिमी। तो चाइना नहीं चाहेगा कि मेरे जो 2 दुश्मन हैं ये हाथ मिला लें आपस में। तो यही चाइना की सोच है। लेकिन अभी पुशबैक है। 1-2 कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी पूरा आसियान कंट्रीज़ में चाइना के खिलाफ एक है। चाइना बहुत कोशिश कर रहा है कि वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ की जो राजनीतिक दलें हैं, उनको खरीद ले, उनको, या मतलब खरीदना तो नहीं ठीक रहेगा वर्ड यूज़ करना, लेकिन उनको इन्फ्लुएंस किया जाए, बस। तो लेकिन ये कुछ हद तक कर पाया है, लेकिन अभी इसके लिए बहुत बड़ा पुशबैक भी हो रहा है। तो सर, बॉर्डर डिस्प्यूट पे लास्ट सवाल मेरा ये था बस आपसे कि अरुणाचल प्रदेश पे चाइना क्लेम करता है, जबकि वो हमारा पार्ट है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो हमने अक्साई चिन खो दिया, लेकिन वो है हमारा ही पार्ट है। तो अक्सर ऐसी बातें भी उठी हैं पास्ट में कि इनको स्वैप कर लेना चाहिए। क्या इंडिया को इन चीज़ों में जाना चाहिए कि वो चाइना से पीस कीपिंग डील में जाकर उनको बोले कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, आपने जिस पे कब्जा किया आप उसको रख लीजिए और ख़त्म करिए इस डिस्प्यूट को? नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों ही हमारा है। क्यों ऐसे डील करेंगे हम लोग? देखिए, अक्साई चीन वॉज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अक्साई चीन में पोस्ट था महाराजा रंजीत सिंह जी का, उनका एक मतलब उनके किंगडम में था। उसके बाद महाराजा हरि सिंह के जो ये थे, उसमें ये तो 1950s में कब्जा किया है तिब्बत, चाइना ने, ठीक है। अगेन हमारी जो उस समय की जो सरकार थी, उनकी गलतियों की वजह से। अगर हम पुराने डॉक्यूमेंट्स देखें तो मानसरोवर के पास के जो गांव लगते थे, वहां तक से वो जो राजा उस वक्त टैक्स कलेक्ट करते थे, बिल्कुल वहां कलेक्ट तक होता था। एकदम तो यानी कि 170-80 किलोमीटर तक अंदर थे, उससे भी ज़्यादा, ठीक है, उससे भी ज़्यादा। तो अक्साई चीन तो बिल्कुल हमारा ही था। अक्साई चीन में जब मैं उन्होंने जो हाईवे G219, आई थिंक G219 उन्होंने जब बनाना शुरू किया तो हमको खबर ही नहीं थी। और नेहरू जी का स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में कि नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोस इन दैट बैरन लैंड। उसको लेकर हम करेंगे क्या? आप सोचिए, मतलब सोचिए आप,
36,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड, और आज तिब्बत और ईस्ट तुर्किस्तान को उसने कनेक्ट कर दिया। सक्सम वैली पाकिस्तान से ले गया उसको, और वो उस कितना बड़ा हमारे लिए देखिए चैलेंज है आज, कितना बड़ा चैलेंज है। रेयर अर्थ कितना उस मतलब आज डोमिनेट करके रखा हुआ है, रेयर अर्थ क्रिटिकल एलिमेंट्स तिब्बत से, वो अक्साई चीन से, इसमें से सब वही धरती से निकलती है। तो क्यों करें हम लोग समझौता, क्यों करें? अरुणाचल भी हमारा है, सदियों से हमारा है। अरुणाचल का मतलब ही क्या है? लैंड ऑफ द ईस्ट। ये तो चाइनीज़ भाषा नहीं है ना। तो अक्साई चीन भी हमारा है, अरुणाचल भी हमारा है, तो समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। अरुणाचल तो अब हमारे पास ही है, चाहे चाइना कुछ भी बोले। अक्साई चीन को भी देखिए, अब मैं मानता हूँ कि कभी ना कभी हमारे पास आएगा वो। सर, आप लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, या कहें राहुल गांधी जी की हम बात करें, तो वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने बयान दिए पीछे भी, पहले भी, जिस पे कोर्ट में केस भी चला, अभी उस पर एक फ़ैसला भी आया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई। तो सर, उनका ये कहना है कि चाइना ने आफ्टर मतलब जब हमारा ये गलवान हुआ है, उसके बाद इंडिया की बहुत सारी भूमि पर अपना कब्जा कर लिया, 2000 स्क्वायर किलोमीटर का। हाँ, इस चीज़ पे कितनी सच्चाई है? देखिए, सरकार और हमारी जो डिफेंस फोर्स इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे चुकी है। तो मैं और देना, मैं प्रधानमंत्री जी से या रक्षा मंत्री जी से ऊपर तो हूँ नहीं ना। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, सदन में, जो हमारी सर्वोच्च पंचायत है, तो मैं उनकी बात को यकीन करूं या एक ऐसे युवा, चिर युवा नेता जो 60, 55, 56 कितना, आई डोंट नो हाउ ओल्ड इज ही, अभी भी कहते हैं कि मैं युवा सांसद हूँ, युवा नेता हूँ, तो उनकी बात को विश्वास करूं? बोलिए। ये हमेशा पाकिस्तान और चाइना की भाषा कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया है, जो डांट फटकार किया है, शायद ही इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी किसी लीडर पे, फॉरगेट लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन को तो भूल ही जाइए, किसी भी नेता पे ऐसी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने शायद ही लगाया होगा। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मतलब नो ट्रू इंडियन विल से सच ए थिंग। मतलब बेसिकली आप पासपोर्ट आपका हिंदुस्तानी हो सकता है, लेकिन आपका दिल हिंदुस्तानी है ही नहीं, आपका विचार हिंदुस्तानी है ही नहीं, हिंदुस्तान का हित आपके मन में है ही नहीं। और चलिए, अब बहुत कुछ बोला जा चुका है उनके लीनियज के बारे में, मैं और बोलना नहीं चाहता हूँ। 2000 स्क्वायर किलोमीटर का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सरकार ने। अक्साई चीन में कितना था? हाउ मेनी थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर डिड वी लूज? 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। और जब नेहरू जी सडनली उनको पता चला कि अरे ये तो चाइना तो वहाँ पे हाईवे बना रहा है, हमारे जो वहाँ पे एम्बेसडर थे पानीकर बीजिंग में उन दिनों, उनको बोला कि आप जाके बात करो जाओ इनलाई से। और पानीकर वाज मोर लॉयल टू चाइना देन इंडिया, बाय द वे, यस, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। तो पानीकर, ये अगेन आई एम मतलब कोटिंग सम टेक्स्ट बुक्स आउट दैट। तो पानीकर जी ने जब जाओ इनलाई से, उनके प्रीमियर से बोला कि आप यहाँ पे हाईवे बना रहे हैं, तो जाओ इनलाई सेड अपेरेंटली दैट ये तो 3 साल से हम लोग रोड, ये हाईवे हम लोग 3 साल से बना रहे हैं, कहाँ थे आप लोग 3 साल तक? अगर आपकी ज़मीन होती तो आपका तो कहीं ना कहीं नामो निशान होता, आप तो आके हमको विरोध करते। 3 साल तक तो आपको कोई याद भी नहीं था, या फिर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ी। अब जब हमारी हाईवे हो गई तो आप, तो दिस वाज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। और ये कह रहे हैं आज ये मोदी जी के ऊपर ये लगा रहे हैं कि आपने दे दिया चाइना को लैंड। छोड़िए ये, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, जो बता ना। सर, आखिरी सवाल मेरा है फॉरेन पॉलिसी को लेकर भारत की। हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी पे चलते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद सत्ता में हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे काम करना शुरू किया। क्या डिफरेंस दिखता है इससे? देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी वाज ए विजन, ठीक है। तो जो हमारी जो ईस्टर्न जो आसियन कंट्रीज हैं, इनके साथ हमारा संबंध अच्छा हो, इनको हम लोग ज़्यादा ध्यान दें, ये एक फिलॉसफी और ये एक फॉरेन पॉलिसी था, लुक ईस्ट पॉलिसी। इसको मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया। मतलब क्या है, हम लोग सिर्फ सोचेंगे
कि ये अच्छा ठीक है, इंडोनेशिया के साथ हमारा संबंध अच्छा हो, फिलीपींस के साथ अच्छा हो, वियतनाम के साथ हो, थाईलैंड के साथ अच्छा हो, अच्छी सोच है। लेकिन उस सोच उसके बाद क्या? अब भाई कुछ करो, तभी तो पता चलेगा कि आप हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। अब फिलीपींस को कैसे पता चलेगा, कि थाईलैंड को कैसे पता चलेगा कि इंडिया हमारे बारे में अच्छा सोचा है और हमारे तरफ देख रहा है? कैसे पता चलेगा जब हम लोग कुछ करेंगे नहीं? तो दैट इज़ वाई लुक ईस्ट पॉलिसी वाज कन्वर्टेड इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ज़्यादा ट्रेड करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाएंगे वहाँ से, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगी, पॉलिटिकल हमारी जो रिलेशनशिप है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। ठीक है, डिप्लोमेटिक एक्सरसाइजेस होंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस होंगे। यानी कि पहले सिर्फ सोचा जाता था, एक्ट होना उसके बाद शुरू हुआ, जिसमें पहले भी क्या होता है ऐसा, मतलब लेकिन एक फोकस जो बस आपने एक पॉलिसी अनाउंसमेंट कर दी विदाउट एनी कॉन्क्रीट स्टेप्स, विदाउट एनी फोकस। अभी क्या एक फोकस्ड मैनर में वी आर एंगेजिंग विद आसियान, हमारी डायलॉग होती है। छोटे देशों के बारे में भी सोचा जा रहा है। बिल्कुल एकदम, आप पैसिफिक आइलैंड में एकदम छोटे छोटे देश हैं जिनके साथ हमारी अभी अच्छी है। बहुत सारे देशों में तो हमारी एम्बेसी भी खुल गई है। ठीक है, और आसियान के साथ तो हमारी डायलॉग भी हो रही है, अभी इंडिया आसियान डायलॉग होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत लंबी बात हुई आज आपसे। हम लोगों ने जाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से भारत में अपने पैर पसार रही है, फ्यूचर किस तरीके से चेंज हो रहा है। इसके अलावा हमने चाइना और तिब्बत से जुड़े मसलों पर भी बहुत अच्छी बात की, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपकी इस नई किताब को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम लोग वाकई जो हमने शुरू में कहा था उसी को लेकर दोबारा यही बात करेंगे कि बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कराएं और भी कई भाषाओं में। बिल्कुल, मैं आपको आज ये शो में मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इसको हिंदी में और भी भारतीय भाषाओं में इसको हम लोग अनुवाद करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी चर्चा आज सुजीत कुमार जी के साथ। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे अगले इंटरव्यू में आप किस गेस्ट से ज्ञान लेना चाहते हैं या बातें सुनना चाहते हैं उनकी, वो भी हमें बताएं। और ये पूरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी तरीके से जुड़े रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।